आज के इस वीडियो के अंदर हम Next.js को सीखेंगे। देखिए Next.js के ऊपर ना मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, जब से वर्जन 8 चल रहा था तभी से कर रहा हूँ, और अभी जो वर्जन चल रहा है वो वर्जन 15 चल रहा है, जल्द ही वर्जन 16 आने वाला है। तो इस पूरे जर्नी के अंदर ना बहुत सारे चेंजेस मैंने Next.js के अंदर देखे हुए हैं, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट इसके अंदर हुई है, बहुत सारे आर्किटेक्चरल चेंजेस इसके अंदर आए हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो करंट वर्जन है इसके बारे में जो भी आपको जानना है वो इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा। जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है, कैसे पैटर्न्स हम यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक सक्सेसफुल फुल स्टैक एप्लीकेशन Next.js के अंदर बना पाओगे। शुरू करते हैं। Next.js को यहाँ पर सीखने के लिए हम एक काम करते हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो को मैं बहुत ही रॉ रखने वाला हूँ, बिल्कुल ब्रेनस्टॉर्म करते हुए जाएंगे, देखेंगे कि कैसे हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा फोकस हम करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन ही ऐसी एक चीज़ होती है जहाँ पे कभी चीज़ें फ्यूचर में चेंज होती है, जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली होती है Next.js के अंदर। तो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मिलती है। मैं मानता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट हम अभी साथ में इसको देखेंगे और देखेंगे कैसे डॉक्यूमेंटेशन की मदद से इंस्ट्रक्शन फॉलो करके हम किसी भी एप्लीकेशन को बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये Next.js की ऑफिशियल वेबसाइट है। द रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर द वेब यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या मतलब है इसका? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि Next.js एक React.js का फ्रेमवर्क है। React.js क्या है? React.js एक UI लाइब्रेरी नहीं, एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो UI को बिल्ड करने में हमारी हेल्प करती है, परफॉर्मेंट तरीके से UI को बिल्ड करने में। शायद एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि अगर React है लाइब्रेरी तो React के अंदर हम बना सकते हैं चीज़ें, हमें Next.js की क्या ज़रूरत है, राइट? अगर इसको सबसे पहले अगर हमें समझ में आ जाए ये चीज़, तो सारी चीज़ें हमारे लिए क्लियर हो जाएगी। उसको समझने के लिए हम चलते हैं React के डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। ये React की वेबसाइट है, लर्न React यहाँ पर करेंगे, एंड मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ यहाँ पर इंस्टॉलेशन के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंस्टॉलेशन की गाइड यहाँ पर दी हुई है, एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे। देखिए थोड़ा सा नीचे आते हैं, और यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि क्रिएटिंग अ रिएक्ट ऐप यूजिंग अ रेकमेंडेड फ्रेमवर्क। क्या मतलब है इसका? इसको अगर ओपन करते हैं तो रिएक्ट टीम जो है वो खुद रेकमेंड करती है कि आप रिएक्ट को किसी फ्रेमवर्क के साथ में यूज़ करें। स्ट्रेंज, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं उस एप्लीकेशन के अंदर, देखिए रिएक्ट तो बहुत ही प्रिमिटिव लाइब्रेरी है, जो भी चीज़ें होती है, बेसिक चीज़ें, हुक्स वगैरह, सारे प्रिमिटिव्स इसके अंदर मिलते हैं। बट एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती है, जैसे कि आपको राउटिंग चाहिए होती है, आपको डेटा फेचिंग चाहिए, आपको एरर हैंडलिंग चाहिए, आपको रिडायरेक्ट करना है पेजेस के ऊपर, कैशिंग आपको चाहिए। तो जब भी आप React.js के अंदर काम करते हो, मतलब प्लेन React.js के अंदर, तो इवेंचुअली जाके ये सारी चीज़ें आपको मैनुअली बिल्ड करनी होती है। React राउटर के लिए आप React राउटर नाम से एक लाइब्रेरी है वो यूज़ करते हो, TanStack राउटर है उसको यूज़ करते हो, राइट? इसी के साथ में और एक SSR हमें चाहिए होता है, मतलब सर्वर साइड रेंडरिंग। React के एप्लीकेशन के अंदर ये प्योर क्लाइंट साइड होता है, तो जो SEO होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये थोड़ा सा स्ट्रगल करता है React के एप्लीकेशन के अंदर, तो हमें SSR की ज़रूरत होती है। तो SSR करने के लिए अगेन हमें React के अंदर मैनुअल चीज़ें, सर्वर को इंट्रोड्यूस करना होता है, फिर ये उसके अंदर हाइड्रेशन की प्रोसेस है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है एक्चुअली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए ना या तो आप बहुत ही अच्छे डेवलपर होने चाहिए, नहीं तो ये बैकफायर कर सकता है, क्योंकि चीज़ें जितनी ज़्यादा चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस करनी है, इसके अंदर इम्प्लीमेंट करनी है, तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो रिएक्ट टीम ये बोल रही है कि इवेंचुअली आप यही चीज़ें सारी करने वाले हो मैनुअली, इससे अच्छा आप एक ऐसा कोई फ्रेमवर्क यूज़ करिए जिसके अंदर ये चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलती है। मेक सेंस, राइट? इसलिए हम क्या करते हैं, ये फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं, एंड उसमें से एक फ्रेमवर्क है Next.js। यहाँ पर आप देख सकते हो कि Next.js ऐप राउटर रिकमेंड कर रही है React की टीम, और इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं कैसे इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, समझ में आ गई प्रॉब्लम क्या थी? React के अंदर चीज़ें इवेंचुअली आप बिल्ड करते हो
तो इसके लिए स्किल्स चाहिए होते हैं, नहीं तो ये बैकफायर करता है और आपका जो एप्लीकेशन है और भी उसका परफॉर्मेंस ख़राब हो सकता है। इसलिए हम फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं जहाँ पे चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स हमें मिलती है, इनबिल्ट होती है और हमारे एप्लीकेशन को और परफॉर्मेंट बनाती है। इसलिए हम Next.js यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। सिर्फ Next.js ही एक ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस है। आज के इस वीडियो के अंदर हम Next.js के बारे में देखेंगे। सो वापस चलते हैं यहाँ पर एंड यहाँ पर चलेंगे डॉक्स के अंदर। तो डॉक्स जैसे ओपन करते हैं तो ये वाला पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको इंश्योर करना है कि लेटेस्ट वर्जन जो है, अभी रिकॉर्डिंग के टाइम 15.5 चल रहा है, जल्द ही इसी साल के एंड तक या फिर अगले साल शुरू में जो 16 वर्जन है वो आ जाएगा, अभी बीटा के अंदर है। ठीक है, ये लेटेस्ट है तो अभी इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत बढ़िया है Next.js का। Next.js के अंदर एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और डॉक्यूमेंटेशन इतना हेवी है ना ये वाला कि इसको आप अगर पढ़ने जाओगे तो बहुत सारा टाइम लग सकता है, 1 वीक 2 वीक लग सकता है उसको समझने में, मंथ्स भी लग सकते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे हम अभी कोशिश करेंगे कि उसमें से जो हमें एक एप्लीकेशन बनाने के लिए ज़रूरी होती है इन्फॉर्मेशन, उतनी यहाँ से निकालेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन को हमें क्या करना पड़ता है, हमें इंस्टॉल करना पड़ता है उसको। कोई भी एप्लीकेशन हमें बनाना है तो सबसे पहले हमारे प्रोजेक्ट को बेसिकली इनिशियलाइज़ करना होता है, राइट। सो यहाँ पर देखिए इंस्टॉलेशन गाइड है। सो इंस्टॉलेशन के अंदर जाएंगे और इसको हम अभी फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। ठीक है, हमेशा डॉक्यूमेंटेशन से ही आपको फॉलो करना है। अभी यहाँ पर है क्विक स्टार्ट। इसके लिए एक नया Next.js का एप्लीकेशन हमें बनाना है। माई ऐप हम थोड़ा सा बेटर नाम इसको देंगे। उसके बाद उसके अंदर जाना है, cd चेंज डायरेक्टरी करना है एंड आपका जो डेवलपमेंट सर्वर है उसको स्टार्ट करना है। देन लोकल होस्ट 3000 के ऊपर आपका जो एप्लीकेशन है वो रन हो जाएगा, एक्सेसिबल हो जाएगा। ठीक है, सो ये करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग पैकेज मैनेजर्स आप यूज़ कर सकते हो, npm yarn burn जो भी करना है आपको। मैं जो करूँगा वो pnpm करूँगा, ये थोड़ा सा आजकल मुझे बेटर लग रहा है तो इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। बन भी ट्राई किया है, बन भी बहुत बढ़िया है, तो जो भी आपको करना है करिए। अब यहाँ पर कमांड जो है वो ये है, देखिए pnpm create next app and latest। उसके बाद एप्लीकेशन का नाम हम देते हैं एंड ये एक फ्लैग है, देखिए $-- अब ये क्या है, ये यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो। इसका मतलब होता है इट स्किप्स प्रॉम्प्ट्स यूजिंग सेव्ड प्रेफरेंसेस और डिफ़ॉल्ट्स। बेसिकली कुछ डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है जो कि Next.js आपको पूछता है, वो अगर आपको स्किप करना है तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम स्किप नहीं करेंगे तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, कॉपी करता हूँ इतनी चीज़ को एंड टर्मिनल के अंदर चलते हैं, पेस्ट करते हैं एंड कुछ नाम देते हैं एप्लीकेशन का। सो नेक्स्ट ऐसा कुछ नाम देते हैं, माई नेक्स्ट ऐप। ओके, एंड यहाँ पर करते हैं एंटर। अब जैसे एंटर करेंगे तो ये कुछ क्वेश्चंस हमें पूछेगा, वुड यू लाइक टू यूज़ टाइपस्क्रिप्ट। अभी के लिए नो करेंगे, लेकिन डिफ़ॉल्ट जो है वो येस है। ठीक है, अभी के लिए सिंपल रखने के लिए इसको नो मैं करूँगा। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम सारा कोड हमारा लिखेंगे। लिंटर यूज़ करना है, येस लिंट हम करेंगे। टेलविंड CSS करना है, येस टेलविंड CSS स्टाइलिंग के लिए हमें चाहिए, येस करेंगे। वुड यू लाइक योर कोड इनसाइड SRC, येस, अच्छी प्रैक्टिस होती है। एक SRC नाम का फोल्डर बनता है, उसके अंदर सारा सोर्स कोड हमारा रहेगा। वुड यू लाइक टू यूज़ ऐप राउटर। अब देखिए ये बहुत ही ज़रूरी है जानना, रिकमेंडेड है ऐप राउटर, क्योंकि Next.js के अंदर ना 2 टाइप की मतलब ऐप बनाने के 2 टाइप्स हैं। एक है पेजेस राउटर, जहाँ पर हम क्या करते हैं, ये पुराना तरीका है एक्चुअली, अभी हम नहीं करते हैं। जो ऐप राउटर है ये नया तरीका है। तो पेजेस राउटर भी एक अलग तरीका था, इसको बस आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, उसके अंदर कुछ अभी सीखना नहीं है हमें, क्योंकि वो पुराना तरीका हो गया, उसको अभी हम नहीं करेंगे। लेकिन जो नया तरीका है वो है ऐप राउटर, एक नई कॉन्सेप्ट है जो कि आगे जाके वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो जो रिकमेंडेड है येस, यही हम इसको करेंगे सिलेक्ट इस तरह से। सो वुड यू लाइक टू यूज़ टर्बो पैक। हाँ, ये देखिए ये अभी बेसिकली बिल्ड टूल है इसका। तो इसके अंदर जो भी एप्लीकेशन को बिल्ड करना है, कंपाइल करना है, आपको जो हॉट रिलोडिंग हो रही है, तो ये सारी चीज़ें टर्बो पैक की मदद से होती है। तो येस रिकमेंडेड तरीका यही है, पुराने तरीके भी है लेकिन वो अभी हम यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद ये पूछेगा कि क्या आपको कस्टमाइज़ करना है, इंपोर्ट एलियस। बेसिकली इस तरह से हम
जो है एट द रेट चीज़ों को जब भी इंपोर्ट करना होता है तो हम एट द रेट से शुरू कर सकते हैं, ना कि वो रिलेटिव पाथ आपने देखा होगा कभी डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट, अगर एक फोल्डर पीछे जाना है तो वो वैसा नहीं करना है, इसलिए ये। लेकिन डिफ़ॉल्ट जो है नो, जो डिफ़ॉल्ट बेसिकली एलियास है वही रखेंगे, कोई हमें उसके अंदर कस्टमाइजेशन नहीं चाहिए। अब वो होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सक्सेसफुली जो हमारा एप्लीकेशन है वो क्रिएट हो चुका है, और हमने एप्लीकेशन को नाम क्या दिया था याद है, माई नेक्स्ट ऐप। तो हमें क्या करना है, अभी जाना है उसके अंदर cd माई नेक्स्ट ऐप। यहाँ पर हम आ चुके हैं हमारे फोल्डर के अंदर, कोड एडिटर के अंदर इस तरह से ओपन करेंगे, या फिर डायरेक्टली फोल्डर को आप ड्रैग कर सकते हो आपके कोड एडिटर के अंदर, जो कि VS कोड हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो मैं जल्दी से लेके आता हूँ इसको, ये देखिए ये ओपन हो चुका है, एंड ये रहा हमारा Next.js का एप्लीकेशन। ओके, अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे कि फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, ये फाइल क्या है, सारे इसको देखते हैं अभी। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर, एंड इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स है। रूट के अंदर आप देख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है, ESLint, git ignore, nextconfig.mjs है, Next.js का कॉन्फ़िगरेशन है, ज़रूरत पड़ी तो इसके बारे में भी देखेंगे थोड़ा आगे जाके। package.json है, ये बेसिकली आपको पता ही होगा कि किसके लिए होता है, जिसके अंदर सारी हमारी स्क्रिप्ट्स और डिपेंडेंसी की लिस्ट होती है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि React 19 हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि करंट टाइम पर लेटेस्ट वर्जन है ये, एंड React DOM है। Next.js का वर्जन देखिए 15, ये भी लेटेस्ट है। ओके, सो अभी हमें देखना है कि मेन जो फोल्डर स्ट्रक्चर है Next.js का वो कैसे दिखता है। तो यहाँ पे उसके अंदर जाने से पहले ना, और एक फ़ोल्डर यहाँ पर देखिए पब्लिक नाम का फ़ोल्डर है, इसके अंदर स्टैटिक एसेट्स होते हैं, जो लोगो होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फाइल ग्लोब Next.js का लोगो है, वर्सल का लोगो है, आपके एप्लीकेशन का लोगो रहेगा तो वो भी आप इसको इसके अंदर रख सकते हो। तो स्टैटिक जो एसेट्स होते हैं वो पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर हम रखते हैं। अब यहाँ पर हमें इसका कोर फोल्डर स्ट्रक्चर देखना है, और ये SRC के अंदर है, क्योंकि आपको याद होगा इंस्टॉलेशन के टाइम हमने सेलेक्ट किया था कि SRC फोल्डर यूज़ करना है नहीं करना है, तो हमने कर दिया था। उसकी वजह से सारा जो सोर्स कोड है आपका SRC फोल्डर के अंदर चला जाता है। तो इसके अंदर क्या है देखिए, इसके अंदर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको एक फ़ोल्डर दिखेगा, ऐप फोल्डर। अब ये जो ऐप फोल्डर है ना, ये पहले नहीं हुआ करता था, अभी जो ऐप राउटर हम यूज़ करते उसके अंदर आता है। पुराने ज़माने में जो हम यूज़ करते थे, जो कि था पेजेस राउटर, उसके अंदर ये ऐप नाम का फ़ोल्डर नहीं हुआ करता था। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको ना यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लेके चलता हूँ, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, इसके अंदर अगर चलते हैं, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये फोल्डर एंड फाइल कन्वेंशन इन्होंने दिया हुआ है। तो इसके अंदर ये आप फोल्डर्स कुछ देखोगे, ऐप, पेजेस, पब्लिक। ऐप और पब्लिक हमने हमारे प्रोजेक्ट के अंदर देखा है, पेजेस नहीं देखा है क्योंकि वो पेजेस राउटर वाला है, वो हमें नहीं बनाना है। एंड हमने खास देखा कि SRC के अंदर हमारा है, क्योंकि हमने वो चूज़ किया था SRC फोल्डर को, है ना, इसलिए SRC के अंदर ऐप जो हमारा फोल्डर है वो गया। तो यहाँ पर देखना, ऐप जो है ये बेसिकली हमारा ऐप राउटर है, एक नया तरीका है एप्लीकेशन के अंदर राउटिंग करने का और एप्लीकेशन बनाने का। पेजेस पुराना था, इसको हम मतलब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बस जानना ज़रूरी है, लेकिन इसको आप अभी फ्यूचर में नहीं यूज़ करोगे। पब्लिक हमने देखा स्टैटिक एसेट्स उसके अंदर होते हैं, एंड SRC ऑप्शनल जो कि है ना, उसके अंदर सारा जो हमारा सोर्स कोड है, इनफैक्ट ये ऐप फोल्डर भी उसके अंदर ही है, देखिए हमारा, राइट। अब यहाँ पे और थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, इसको आप पढ़िए, क्योंकि ये हर एक चीज़ हम यहाँ पे फिज़िकली कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो आप खुद भी इसके अंदर आके थोड़ा सा पढ़िए इसके बारे में, तो कौन सी फाइल्स होती है, उसका क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिलेगी, है ना। सो नेक्स्ट कॉन्फ़िग JS है, पैकेज JSON ये हमने देखा था, ये इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है वो आप देख सकते हो। मिडलवेयर है, इसको थोड़ा सा आगे जाके हम देखेंगे। env फाइल्स वगैरह इसको क्रिएट कर सकते हैं, है ना, हमारे जो सीक्रेट वेरिएबल्स होते हैं उसको रखने के लिए। सो ये हमारा बेसिकली एक फाइल स्ट्रक्चर है, फाइल्स और फोल्डर्स इस तरह से हम बनाते हैं। यहाँ पर अगर आते हैं तो राउटिंग फाइल्स एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर शुरू हो जाती है, राइट। सो इसके बारे में अभी हम देखने वाले हैं कि ये राउटिंग क्या होती है और Next.js के अंदर कैसे हम राउट्स बनाते हैं, ताकि हम पेजेस हमारा, है ना, वेबसाइट के ऊपर देख पाए। सो पेज को क्रिएट करने के लिए
यहाँ पे आप देख सकते हो कि राउटिंग फाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि हमें पेज यहाँ पे कैसे बनाते हैं हम, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। बट यहाँ पे देखना नेक्स्ट ये जो है ना लेआउट एंड पेजेस, यहाँ पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे हम पेजेस क्रिएट करते हैं। सो आप देख सकते हो कि Next.js यूजेस फाइल सिस्टम बेस्ड राउटिंग। इसका मतलब रिएक्ट के अंदर क्या होता है कि हम राउटर जब भी इंस्टॉल करते हैं कोर रिएक्ट के अंदर, तो वहाँ पे हमें राउटर का कॉन्फ़िगरेशन अलग से करना होता है कि ये URL है तो ये कंपोनेंट लोड करो इस तरह से। बट Next.js के अंदर क्या होता है कि ये फाइल बेस्ड राउटिंग होता है। जैसे जैसे हम फाइल्स बना के जाएंगे वैसे राउट्स हमारे बिहाइंड द सीन बनते जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहला पेज क्रिएट करना है तो क्या हम करते हैं। देखिए पेज यहाँ पर क्या करना है बेसिकली आप देख सकते हो ऐप फोल्डर के अंदर अगर page.js एग्जैक्टली इसी नाम से होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। page.js या फिर टाइप स्क्रिप्ट है तो ts x भी ऐड कर सकते हो, JSX या फिर TSX थोड़ा सा बेटर हाईलाइटिंग के लिए। सो बेसिकली हमें ऐप फोल्डर के अंदर page.js फाइल बनानी है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं। सो यहाँ पे ऐप के अंदर आप ऑलरेडी देखोगे कि page.js जो है ये फाइल आपको यहाँ पर दिखेगी। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, हमें क्रिएट करनी थी बट ये एग्जिस्ट करती है। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो क्या है, देखिए क्या है इसके अंदर, एक कंपोनेंट दिख रहा है रिएक्ट का कंपोनेंट जहाँ से हमने JSX रिटर्न किया हुआ है। एंड इसके अंदर क्या क्या टेक्स्ट है देखिए, सेव एंड सी योर चैलेंज चेंजेस इंस्टेंटली, है ना, ऐसा कुछ है। यहाँ पे गेट स्टार्टेड एडिटिंग ऐसा कुछ टेक्स्ट है। तो ये कहाँ से आया, ये आया Next.js का जो डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन हमने किया था। तो हमारे लिए एक होम पेज इन्होंने बना के दिया है डिफ़ॉल्ट वाला। मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पर अगर चलते हैं तो हमें रन करना है एप्लीकेशन pnpm रन dev कमांड है package.json के अंदर, आपने देखी होगी। एंटर करते हैं एंड हमारा एप्लीकेशन आप देख सकते हो लोकल होस्ट 3000 के ऊपर रन हो चुका है। यहाँ पर इसको ओपन करते हैं ब्राउज़र के अंदर एंड ये देखिए ये वो डिफ़ॉल्ट पेज है जो हमें बन के आता है इंस्टॉलेशन के साथ में। देखिए गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग, यही हमने देखा था ना हमारे कोड के अंदर। देखिए गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग, इसका मतलब सही है। हमारे ऐप फोल्डर के अंदर अगर page.js हम फाइल बनाते हैं तो वो एक होम राउट हमारा बन जाता है। तो ऐप फोल्डर जो है ना राउटिंग के लिए ऐसा समझ लीजिए, ऐप फोल्डर आपका रूट है, वहाँ से आगे URL जो है शुरू हो जाते हैं। अगर ऐप फोल्डर के अंदर डायरेक्टली आप page.js बना रहे हो, इसका मतलब वही आपका होम राउट हो गया /URL। ओके, अब एक काम करते हैं, इसको ना मैं डिलीट करता हूँ एंड इसके अंदर h1 लिखते हैं, नॉर्मल एक सिंपल सा रिटर्न करते हैं, वेलकम टू Next.js ब्लॉग ऐप, ऐसे कर लेते हैं। लेट्स से कि ब्लॉग एप्लीकेशन हम बना रहे हैं। ये इमेज यहाँ पे यूज़ नहीं हो रही, इसको मैं हटा देता हूँ एंड अगर ब्राउज़र के अंदर चलते हैं तो अभी आप देख पाओगे वेलकम टू Next.js ब्लॉग ऐप, राइट। एंड URL देखना है यहाँ पे डोमेन के बाद कुछ नहीं है, इसका मतलब इसको हम होम राउट बोलते हैं। तो इस तरह से जो हमारा होम राउट है वो बनता है। तो आपके वेबसाइट के ऊपर जो होम पेज आपका लैंडिंग होता है ना, वो बनाना है तो उसको आप लिखते हो इसके अंदर page.js के अंदर। ओके, सो ये हमने देखा। अब एक चैलेंज लेते हैं और एक पेज बनाते हैं। तो लेट्स से कि हमें पेज कुछ ऐसा बनाना है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अगर URL के अंदर /blog ऐसे अगर मैं टाइप करूँ तो हमारा एक पेज ओपन होना चाहिए, ब्लॉग का पेज, जहाँ पे लिस्ट होगी बेसिकली आर्टिकल्स की। तो अब इसके लिए क्या करना है, हमने ये सीखा है कि पेज क्रिएट करना है तो क्या करना पड़ता है, page.js करना पड़ता है। लेकिन page.js ऑलरेडी ऐप के अंदर है, अगर बनाएंगे तो वो होम पेज ही बनेगा। अगर हमें ऐसा कोई URL ऐड करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाके देख सकते हैं कि क्या करते हैं। सो यहाँ पर आते हैं और ये लेआउट जो है इसके बारे में थोड़ी देर में हम देखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पहले। सो यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग डायग्राम है। ऐप फोल्डर के अंदर ब्लॉग नाम का अगर फोल्डर बनाते हैं और उसके अंदर पेज को एक्सपोज करने के लिए page.js, ये page.js ही होना चाहिए, पेज ये वर्ड यहाँ पे ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हो ब्लॉग फोल्डर बनाना है एंड उसके अंदर page.js। सो ब्लॉग नाम का फोल्डर यहाँ पर हम बनाएंगे। सो आते हैं एंड ऐप के अंदर ब्लॉग एंड ब्लॉग के अंदर क्या है, page.js। अब ये जो पेज मतलब और कुछ नहीं होता है, रिएक्ट का कंपोनेंट होता है। तो मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाऊँगा। सो इसको एक्सपोर्ट करना होता है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, है ना।
और इसको नाम देते हैं, इसके अंदर रहेगा, देखिए ये है बेसिकली पेज आप दे सकते हो, या फिर मैं एक काम करता हूँ हमेशा कि उसको कुछ ऐसे नाम देते हैं, ब्लॉग पेज, इस तरह से एक कन्वेंशन में यूज़ करता हूँ। ज़रूर नहीं है, अगर नॉर्मल पेज भी लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, एंड देन यहाँ से हम रिटर्न करते हैं, तो मैं एक h1 रिटर्न करूँगा। यहाँ पर बोलते हैं ब्लॉग पोस्ट, अभी के लिए ऐसे हार्ड कोड करते हैं, तो ये कुछ अभी ऐसे दिख रहा है, राइट। अब अगर चलते हैं ब्राउज़र के अंदर एंड यहाँ पे अगर मैं देखिए यहाँ पर अगर करूँगा /blog और करते हैं एंटर, तो अभी आप देखना ब्लॉग पोस्ट, वो जो पेज हमारा बना है वो यहाँ पर दिख रहा है, राइट। मतलब क्या किया हमने? कुछ नहीं किया। ये जो राउटिंग इस तरह से काम करती है कि अगर राउट बनाना है आपको यूआरएल के अंदर, तो एक फ़ोल्डर बनाते हो, और पेज जो खुद होता है उसको बनाने के लिए आप page.js या फिर page.ts इस तरह से बस आप लिखते हो, उसके अंदर वो कंपोनेंट लिखते हो, ऐसे आपका पेज बनता है। अभी ये पेज हमारा बना है, तो एक काम करते हैं, ये ब्लॉग पोस्ट की लिस्ट है, तो यहाँ पे जल्दी से ब्लॉग पोस्ट की जो लिस्ट होती है वो दिखाते हैं। रियल एप्लीकेशन के अंदर हम क्या करेंगे कि इसको डेटाबेस से कॉल करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम वो भी देखने वाले हैं डेटा फेचिंग के अंदर, बट अभी के लिए हार्ड कोड हम यहाँ पर करेंगे। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ पोस्ट, इसको नाम देते हैं, एंड ये लिस्ट होगी, इसके अंदर हर एक ऑब्जेक्ट जो है ये एक ब्लॉग पोस्ट है, ऐसे समझ लेते हैं। ID 1 हो गई, टाइटल जो है पोस्ट 1 इसको करते हैं, एंड बॉडी जो है पोस्ट 1 बॉडी, है ना, ऐसे करते हैं। एंड मे बी और एक यहाँ पर क्रिएट करते हैं, पेस्ट, एंड ये थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2, यहाँ पर ये हो जाएगी 2, एंड ये भी यहाँ पे। और फिर इसको अगर हमें रेंडर करना है तो रिएक्ट के अंदर हम कैसे करते हैं वैसे ही करते हैं जैसे रिएक्ट के अंदर करते हैं। यहाँ पर div ऐसे कर दिया, h1 यहाँ पे लिख दिया, एंड और एक div बना देते हैं, एंड इसके अंदर करते हैं इसको रेंडर। तो हमारे पास पोस्ट वेरिएबल है, राइट। post.map पोस्ट, एंड उसके बाद यहाँ से हम एक div रिटर्न करेंगे, राइट, div, एंड इसके अंदर बेसिकली हमें टाइटल दिखाना है पहले। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं h2 देता हूँ अभी के लिए, h2 करते हैं, एंड इसके अंदर पोस्ट का टाइटल दिखाते हैं। post.title, एंड यहाँ पर पैराग्राफ टैग करते हैं, एंड उसके अंदर बॉडी दिखाते हैं इस तरह से, राइट। सिंपल सा हार्ड कोड किया हुआ है। अगर जाके देखते हैं तो आप देख सकते हो post 1 बॉडी है ना, post 2 एंड post 2 बॉडी, दोनों चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। अभी एक काम करते हैं, आपने देखा होगा कि ब्लॉग पोस्ट जो होती है उसके लिस्ट के अंदर ना एक लिंक आपको मिलती है, उस कार्ड के ऊपर लिंक करने के बाद आप डिटेल्ड जो पोस्ट होती है आर्टिकल उसके ऊपर जाते हो, उस पेज के ऊपर। तो वो कैसे होगा ना, वो हम यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकते हैं। देखिए लेट्स से कि ये जो h2 है ना, इसके ऊपर ही हमें लिंक चाहिए, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम रिडायरेक्ट होने चाहिए। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, एक तो तरीका ये है, ऐसे अगर लिंक टैग के अंदर अगर रैप करते हैं, और यहाँ पर जो आईडी है हमारे पोस्ट की वो ये वाली है, राइट, ID 1 ID 2। तो एक काम करते हैं, href जो है ना, इसको डायनामिकली आईडी करते हैं इस तरह से। देखिए मैं ऐसे कुछ URL रखना चाहता हूँ, /blog/ और यहाँ पे एक्चुअली वो जो आईडी है पोस्ट की वो देते हैं। तो ऐसा कुछ हमारा डिटेल पेज है वो दिखेगा। तो यहाँ पे अगर आते हैं तो देखिए कैसे होगा, /blog है हमारे पास, एंड उसके बाद 1 आएगा या फिर 2 आएगा, ऐसे आ जाएगा जो भी आईडी होगी पोस्ट की, राइट। अभी अगर मैं 1 करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 404 दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ऐसा कोई राउट एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे पास, राइट। तो उसको अगर बनाना है तो हमें पता है कि क्या करना है। /blog हमारे पास ये यहाँ तक तो हमारे पास फोल्डर है ऑलरेडी ब्लॉग नाम का, आगे का बस एक बनाना है, राइट। यहाँ पे आते हैं कोड के अंदर, एंड देखिए ब्लॉग हमारे पास है। तो मैं इसके अंदर और एक URL सेगमेंट बनाने के लिए हमें और एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा इसके अंदर, एंड यहाँ पर लेट्स से कि 1 है ना ब्लॉग, तो 1 मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, 1 एक ब्लॉग के लिए।
तो ये हो गया। एंड पेज को बनाने के लिए इसके अंदर हमें एक्चुअली page.js ऐसे लिखना पड़ेगा। एंड यहाँ पर फिर वो जो कंपोनेंट है वो हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंगल आर्टिकल पेज, ऐसा नाम देते हैं इसको, राइट। ये नहीं चाहिए यहाँ पर। और अगर चलते हैं यहाँ पर तो आप देख सकते हो /blog1 के ऊपर हमारा सिंगल पेज आर्टिकल यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो दिख रहा है, बन गया। अभी अगर मैं यहाँ पे लेट्स से एक काम करते हैं, वापस चलते हैं फिर से यहाँ पर। मैं यहाँ पर 1 मिनट यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं एंड अब देख सकते हो ये लिंक्स बनी है, राइट। अभी अगर मैं इसके ऊपर जाऊँगा तो ये दिखेगा 1 वाला, क्योंकि वो लिंक हमने लगाई है उसके ऊपर। 2 के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे ये 404 बता रहा है। क्यों? क्योंकि /2 नाम का कोई फोल्डर हमने बनाया नहीं, राइट, राउट। तो हमें क्या करना पड़ेगा टेक्निकली, आके हमारे कोड के अंदर यहाँ पे 2 नाम का एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा ऐसे, एंड देन उसके अंदर page.js लिखना पड़ेगा और फिर जो आर्टिकल 2 है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, राइट, उसका पेज। लेकिन थोड़ा सोचिए कि रियल वर्ल्ड में आर्टिकल्स कितने होते हैं, हज़ारों लाखों हो सकते हैं बड़े बड़े वेबसाइट्स के ऊपर। तो क्या हम हर एक आर्टिकल के लिए क्या ऐसे अलग से फोल्डर बनाएं? नहीं बनाते, राइट। हम क्या करते हैं, हमें ऐसा कुछ सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कि एक ही फोल्डर बने, बट डायनामिकली जो भी आर्टिकल की आईडी है उसके हिसाब से हमारा पेज जो है वो रेंडर हो जाए। तो उसको करने के लिए ना हमारे पास तरीका है एक्चुअली। अगर हम वापस चलते हैं यहाँ पे एंड थोड़ा सा नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पर ना एक चीज़ आप देखोगे, देखिए, क्रिएटिंग अ नेस्टेड राउट जो हमने बनाया वो नेस्टेड राउट ही है बेसिकली, ब्लॉक के अंदर है ये वाला। एंड इसके अंदर आप ये एक चीज़ दिखोगे, देखिए ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एक चीज़ लिखी हुई है, ये एक्चुअली वो डायनामिक सेगमेंट है जो कि चेंज होते रहेगा। मतलब हम चाहते हैं कि यहाँ पे 1, 2 या फिर कुछ भी आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, लेकिन वो सेम वाला पेज ही ओपन हो जाए, राइट। तो उसके लिए देखिए, उसके लिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सिंटैक्स है ना इसको यूज़ करना होता है बेसिकली हमें। सो मैं यहाँ पर आता हूँ एंड 1 की जगह हमें क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन कर दिए एंड इसके अंदर आप कुछ भी नाम दे दो। हमारे केस में आईडी है, आईडी चाहिए हमें, राइट, यूआरएल के अंदर, तो आईडी देते हैं, या फिर अगर स्लग आप यूज़ कर रहे हो तो स्लग दे सकते हो। हमारे केस में आईडी है तो मैं ऐसे करूँगा, ये 2 वाला फोल्डर हटा देते हैं, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड अभी अगर मैं चलता हूँ यहाँ पर एंड यहाँ पर वापस चलते हैं फिर से, देखिए, और पोस्ट 1 के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो सिंगल आर्टिकल पेज दिख रहा है यहाँ पे, ये भी दिख रहा है। और अगर पोस्ट 2 के ऊपर क्लिक करते हैं फिर भी हमारा पेज ओपन हो रहा है, लेकिन अभी यूआरएल अलग है। तो क्या हुआ यहाँ पे, डायनामिक सेगमेंट यहाँ पे हमारा बन चुका है। और ये हम करते हैं इस तरह से, जो स्क्वायर ब्रैकेट का जो सिंटैक्स है, राइट। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो भी यूआरएल के अंदर आईडी आ रही है उस आईडी का आर्टिकल यहाँ पे दिखाना होता है, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यूआरएल से ये आईडी गेट करनी पड़ेगी समहाउ हमारे कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर, कि कैसे वो आईडी गेट कर सकते हैं ताकि उसकी मदद से हम डेटा फेच कर पाए या फिर जो भी है आईडी की मदद से। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, देखिए ये है ना, ये कंपोनेंट है। तो इस कंपोनेंट के अंदर ना कुछ पैरामीटर्स हमें मिलते हैं यहाँ पे, प्रॉप्स जिसको हम बोलते हैं। सो अभी यहाँ पे कौन से प्रॉप्स हमें मिलते हैं ना, इसको हमें थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाके देखना होगा। सो यहाँ पर वापस आते हैं, अब देख सकते हो स्लग यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर हमें देखना है कि उसको कैसे हैंडल किया हुआ है एक्चुअली। सो यहाँ पर थोड़ा सा अगर देखते हैं, ये तो लेआउट शुरू हो गया। ये देखिए, क्रिएटिंग अ डायनामिक सेगमेंट, ये है एक्चुअली वो डायनामिक सेगमेंट जो हमने अभी किया है। तो इन्होंने दिया हुआ है, देखिए इस तरह से आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करते हो एंड उसको गेट कैसे करना है, हमें वो आईडी जो है यूआरएल के अंदर उसको गेट करना है। तो ये देखें, यहाँ पर इस पेज के अंदर बेसिकली हमें इस तरह से पैराम्स नाम से वो मतलब एक ऑब्जेक्ट मिलता है, उसके अंदर पैराम्स जो है ये प्रॉपर्टी मिलती है जो कि एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। इंटरेस्टिंगली ये पहले नहीं हुआ करता था, ये अभी नई इनकी एपीआईज है, प्रॉमिस रिटर्न करती है। पहले नॉर्मली आप गेट कर पाते
गेट कर पाते थे, बट अभी कुछ ऐसे हो रहा है। ठीक है, मैं काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। हम टाइप स्क्रिप्ट नहीं यूज़ कर रहे तो इसकी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। सो यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर करते हैं परम्स इस तरह से। अब इसको गेट करना है तो क्या करना है, हमें इस तरह से करना है, अवेट करना है उसके ऊपर। सो यहाँ पर आते हैं एंड अवेट यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को एसिंग करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, अब ये जो एसिंग जो आप देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा अगर आप रिएक्ट के अंदर आपने काम किया है तो आपको पता होगा कि रिएक्ट के अंदर हम ऐसे एसिंग नहीं कर सकते हैं कंपोनेंट को, लेकिन इसके अंदर पॉसिबल है क्योंकि ये सर्वर कंपोनेंट है। इसके बारे में थोड़ा सा आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए हाँ एसिंग किया है क्योंकि यहाँ पे अवेट हमें यूज़ करना है। अभी ये जो रिटर्न करता है ना हमें, ये सारे पैरामीटर्स जो है हमारे यूआरएल के अंदर वो रिटर्न करेगा। मैं एक काम करता हूँ, स्लग तो हमारे पास नहीं है, हमने आईडी नाम दिया हुआ है इस पैरामीटर का एक्चुअली। यहाँ पे अगर देखोगे ये जो है ना आईडी, इसके बीच में जो आप लिखोगे ना एग्जैक्टली उसी नाम से आपको पैरामीटर रिसीव हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे एक काम करते हैं, पैराम्स ऐसे पीएस अभी के लिए करता हूँ, मैं लॉग करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या आता है उसके अंदर। सो पीएस मैंने कर दिया यहाँ पर और इसको हमें रन करके देखना पड़ेगा। सो चलते हैं ब्राउज़र के अंदर, यहाँ पर करते हैं रिफ़्रेश एंड इंस्पेक्ट करते हैं एंड ब्राउज़र का ये जो है डिव टूल ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्चुअली दिखेगा, देखिए ये सर्वर लेबल है, इसका मतलब है कि ये सर्वर साइड कंपोनेंट है। अभी ये नेक्स्ट.जेएस वालों ने एक हमें सिस्टम बना के दिए कि हम ब्राउज़र के डिव टूल के अंदर भी वो देख सकते हैं, राइट। नहीं तो हमें टर्मिनल के अंदर देखना पड़ता था। देखिए यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा एक्चुअली टर्मिनल के अंदर। सो ID2 ऐसे ही दिखा रहा है, यहाँ पे भी देखना ID2 दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना 2 तो हमें पता चल रहा है डायनामिक पैरामीटर है। ID क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे ये ID लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर स्लग लिखोगे तो स्लग आपको दिखेगा उसकी जो की है, राइट। सो उसको हम अभी ऐसे गेट कर सकते हैं डिस्ट्रक्चर करके ID, राइट। तो हमें वो 2, 3 वो मिलेगा। एंड फिर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सिंगल आर्टिकल पेज एंड यहाँ पे जस्ट रेंडर करते हैं उस आईडी को अभी के लिए। बाद में फ्यूचर में डेटा फेच हमें करना होगा, बट अभी के लिए करते हैं आईडी इस तरह से। एंड चलते हैं ब्राउज़र के अंदर एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 आपको दिखेगा क्योंकि वो 2 है। देखिए अगर मैं यहाँ पे 1 करूँ तो 1 दिखेगा। यहाँ पे अगर मैं समथिंग करूँ तो यहाँ पे समथिंग आपको दिखेगा। तो ये एकदम डायनामिक हो चुका है ये वाला सेगमेंट। कुछ भी रहेगा वो आपको यहाँ पे इस कंपोनेंट के अंदर गेट हो जाएगा, राइट। तो अभी हमारे केस में हमें जो आर्टिकल है, जो डिटेल आर्टिकल जिस आईडी का हमें देखना है, तो आईडी वो रिसीव हो रही है। इसका मतलब उसका यूज हम कुछ भी कर सकते हैं उस आईडी के साथ में कंपोनेंट के अंदर, जो कि हम सर्वर के ऊपर डेटा फेच करने वाले हैं। उस आईडी का जो आर्टिकल है वो फेच करके यहाँ पे बस हमें दिखाना है उसको, राइट। वो डेटा फेचिंग के अंदर हम देखेंगे। सो इस तरह से हम ये जो हमारे पेजेस है डायनामिक वगैरह बनाते हैं। एंड और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, इसके अंदर ना आप और नेस्टेड राउट्स भी बना सकते हो। जैसे कि अगर आपको ऐसे करना है 1 के बाद में भी और कुछ करना है, कैटेगरी यहाँ पे लिखनी है, तो इस तरह से नेस्टेड राउट्स अगर करने हैं ना, वो भी चीज़ें इसके अंदर होती है। उसके लिए आप थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन आके देख सकते हो। शायद यहाँ पे अगर थोड़ा सा करते हैं, इसके अंदर तो नहीं है, नहीं होगा, मतलब कहीं पे तो होगा, थोड़ा सा हमें बस देखना होगा। सो यहाँ पर हाँ ये देखिए यहाँ पे एक URL है, उसको अगर ओपन करते हैं लिंक को, तो यहाँ पे डिटेल में आपको उसके बारे में देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे इस तरह से कर दिया तो ये ऐसे URL बनता है, अगर ऐसे कर दिया तो ये ऐसा URL बनता है जो कि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, राइट। एंड और एक चीज़ होती है इसके अंदर, कैच ऑल सेगमेंट्स होते हैं। कभी कभी हमें ऐसे जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि मल्टीपल नेस्टेड अगर राउट्स करने हैं हमें, तो हम हर एक के लिए ऐसे फोल्डर बनाते नहीं बैठते। हम क्या करते हैं, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर डॉट 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 दे के स्लग अगर करते हैं, तो शॉप के बाद कुछ भी सेगमेंट्स अगर हम ऐड करते हैं URL के अंदर, तो वो ये इस पेज के अंदर कैच हो जाएंगे। इसको हम कैच ऑल राउट बोलते हैं, कैच ऑल सेगमेंट्स बोलते हैं। तो ये भी एक चीज़ है एडवांस यूज़ केस के लिए, अगर आपको ज़रूरत है तो ये आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम थोड़ा सा वापस आते हैं यहाँ पे एंड
कोड के अंदर चलते हैं एंड यहाँ पर ये देखिए कुछ ऐसा हमारा अभी स्ट्रक्चर बना है। यहाँ पे एक चीज़ ये है, अभी अगर मैं यहाँ पे वापस जाऊँ हमारे होम पेज के ऊपर, देखिए होम नहीं ब्लॉग के ऊपर अगर जाऊँ तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। मैं देखिए जैसे क्लिक करूँगा इसके ऊपर, इसको देखना, ये जो है ना रीलोड वाला, इसको देखना आप क्लिक करते हैं तो ये रीलोड एक हो जाता है, एक बार फिर से रिफ़्रेश हो जाता है पूरा पेज, राइट। और ये एक्चुअली नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर हम ये जो बना रही है सिंगल पेज एप्लीकेशन, SPA जिसको बोलते हैं, SPA के अंदर एक्चुअली वो जो पूरा रिफ़्रेश है उससे बचने के लिए तो हम SPA बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे पूरा रीलोड हो रहा है, इसका मतलब सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी, पूरे एसेट्स फिर से डाउनलोड हो जाएंगे। ये एक्चुअली नहीं होना चाहिए। और ये हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखा दूँ एक बार, ब्लॉग पेज के ऊपर हमने ये A टैग यूज़ किया है। ये हमें नहीं करना है, हमें क्या करना है, Next.js जो है हमें एक इनबिल्ट जो है कंपोनेंट देता है लिंक नाम से, उसको हमें यूज़ करना है और इसको हमें ना इंपोर्ट करना होता है। सो यहाँ पर अगर आते हैं इंपोर्ट फ्रॉम नेक्स्ट लिंक, या हमें एक बार देखना होगा कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कहीं पे है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिंक अगर सर्च करेंगे ना तो लिंकिंग एंड नेविगेशन, देखिए इसके अंदर अगर आते हैं तो यहाँ पे ये देखिए ये लिंक जो है ये हमने यहाँ से किया हुआ है, तो इसको हम यूज़ करने वाले हैं बेसिकली। सो यहाँ पर डाल दिया इसको इस तरह से, एंड इसके अंदर बिल्कुल उसी तरह से ये जो href है इसके अंदर वो सेम रहेगा और कुछ नहीं है। बस अभी क्या हो जाएगा, अगर इसको हम यहाँ पर टेस्ट करें तो देखिए रिफ़्रेश करता हूँ, अब यहाँ पे देखना, ठीक है, ये वाला पोस्ट 1 के ऊपर करता हूँ तो पेज ओपन हो रहा है, लेकिन ये रिफ़्रेश अभी हुआ नहीं। ये एक्चुअली ट्रू SPA है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है, और इसकी वजह से ये बहुत फास्ट जो है आपका पेज ओपन हो जाता है, राइट। तो इस तरह से ये लिंक जो है ये कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं Next.js के अंदर। मैं इसको अभी क्लोज़ करता हूँ। ओके, सो अभी ब्राउज़र के अंदर एक बार फिर से चलते हैं एंड अगर मैं देखिए एक प्रॉब्लम तो ये दिख रहा है कि हमें यहाँ पे नेविगेट करने के लिए कोई लिंक वगैरह नहीं है। इसको ऐड करते हैं, नेविगेशन बार बेसिकली बनाते हैं। सो जो होम पेज है, देखिए मैं होम पेज के अगर चलता हूँ, होम पेज के ऊपर यहाँ पे मैं नेविगेशन बार ऐड करूँगा हमारे होम पेज के ऊपर, ताकि हम ब्लॉग पेज के ऊपर जा पाए। सो उसके लिए यहाँ पर आते हैं एंड होम पेज हमारा कौन सा है, ये वाला page.js, राइट। यहाँ पर हमें ऐड करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इस तरह से div बनाता हूँ, यहाँ पे ये हेडिंग रखते हैं एंड इसके अंदर अभी के लिए मैं एक nav ऐसे बना रहा हूँ एंड इस nav के अंदर हमें क्या करना है, बेसिकली लिंक्स होगी, राइट। सो एक काम करते हैं, Next.js का जो लिंक कंपोनेंट है उसको यूज़ करेंगे। सो इंपोर्ट कर लेते हैं उसको एंड यहाँ पर करते हैं, लेट्स से ये लोगो है, राइट, लोगो हमारा रहता है इसके अंदर, तो अभी के लिए ऐसे जस्ट लोगो टेक्स्ट रखेंगे एंड इसका जो लिंक होगा ना वो href करके हम करेंगे कि ये हमारा होम पेज है तो स्लैश होता है होम पेज का, इस तरह से। सो ये हो गया एंड उसके बाद हमारे पास और 2-3 लिंक्स बनाते हैं। लेट्स से कि हमारे पास होम पेज की जो लिंक है ऐसे करेंगे एंड मे बी आर्टिकल है तो ब्लॉग की लिंक ऐसे करेंगे, राइट। आई थिंक ये 3 लिंक्स जो है ये हमारे लिए इनफ है। थोड़ा सा क्लास भी डाल देते हैं, स्टाइल डाल देते हैं। बेसिकली हम टेलविन CSS याद होगा आपको, हमने इंस्टॉलेशन के टाइम टेलविन CSS भी इंस्टॉल किया है, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्लासेस हम ऐड कर सकते हैं। सो एक बार देख लेते हैं कैसे दिख रहा है। देखिए लोगो होम ब्लॉग, हाँ थोड़ा सा स्टाइल इसको कर सकते हैं। सो यहाँ पर करते हैं फ्लेक्स गैप 4, यस, आई थिंक इतना सिंपल ऐसा ही रखते हैं हम। ऐसे दिख रहा है। यहाँ पे हमें URL चेंज करना है बेसिकली, ये ब्लॉग जो है इसका URL जो होगा /blog होगा ऐसे, है ना। सो अभी अगर चलते हैं एंड अगर ब्लॉग के ऊपर करते हैं तो आप देख सकते हो हम ब्लॉग के ऊपर आ चुके हैं। अब वापस जाना है तो यहाँ पे नेविगेशन बार नहीं है, देखिए ये एक प्रॉब्लम है। तो मे बी हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको कॉपी कर लीजिए, है ना, एंड ब्लॉग पेज जो है हमारा इसके अंदर जाके मे बी यहाँ पे हम डालें इसको, देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे लाके इसको अगर यहाँ पर रखते हैं तो देखिए आ गया नेविगेशन बार।
फिर यहाँ से वापस हम होम के ऊपर जा सकते हैं, यहाँ से वापस ब्लॉग के ऊपर जा सकते हैं। ये काम तो कर रहा है, बट इसके अंदर ना एक प्रॉब्लम है। देखिए, कुछ आप नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ें रिपीट हो रही है। सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी रखी है और यहाँ पे भी रखी है, तो ये रिपीट हो रहा है। और इसका एक्चुअल सॉल्यूशन हमारे पास है Next.js के अंदर, जिसको हम बोलते हैं लेआउट्स। लेआउट्स बेसिकली क्या होता है कि जो भी ऐसी चीज़ें शेयर हो रही है मल्टीपल पेजेस के ऊपर, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल लेआउट के अंदर रख सकते हैं और फिर वो हर एक पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएगी। मतलब मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। लेट्स से कि ये कोडर्स ज्ञान की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास ये नेविगेशन बार है यहाँ पर, राइट। एंड उसके बाद नीचे आप देखोगे अगर, तो यहाँ पे ये फुटर आपको दिखेगा। देखिए, ये फुटर है। एंड अगर मैं और किसी पेज के ऊपर जाता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो आप नोटिस करोगे कि नेविगेशन बार जो है ये अभी भी यहाँ पर है, एंड जो फुटर है ये भी अभी यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने इसको डुप्लीकेट किया है हर एक पेज के ऊपर। यहाँ पे एक्चुअली हमने जो लेआउट मतलब फीचर है Next.js का, इसको यूज़ किया है। बाय द वे, ये वेबसाइट भी Next.js के अंदर बनी हुई है। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लेआउट क्या होता है और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो वापस चलते हैं लेआउट्स एंड पेजेस के ऊपर। एंड यहाँ पर देखिए, क्रिएटिंग अ लेआउट। सो लेआउट बेसिकली क्या होता है, शेयर्ड बिटवीन मल्टीपल पेजेस, जो कि अभी अभी हमने डिस्कस किया। तो हमें क्या करना होता है, ऐप फोल्डर के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो layout.js, ये फाइल एक है यहाँ पर। सो जाके देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास ये फाइल है ऑलरेडी, layout.js। देखिए, एंड इस फाइल के अंदर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पे एक चिल्ड्रन नाम का प्रॉप आपको दिखेगा, प्रॉपर्टी बेसिकली हम रिसीव कर रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पे। एंड ये जो है ये बॉडी के अंदर है, ये HTML आपको दिखेगा, HTML टैग है, बॉडी है, एंड इसके अंदर चिल्ड्रन दिया हुआ है। अभी यहाँ पे और एक चीज़ आप देखोगे कि इसको रूट लेआउट हमने नाम दिया हुआ है। हमने नहीं, मतलब डिफ़ॉल्ट जो आता है, ये बेसिकली इसको इस तरह से आप समझ सकते हो कि ये पूरे साइट का आपका रूट लेआउट है। मतलब जितने भी पेजेस आपके होंगे सबके लिए ये जो हमारा रूट लेआउट है ये रेंडर होने वाला है। इसका मतलब अगर हमें नेविगेशन बार सारे पेजेस के ऊपर अगर शेयर करना है, तो देखिए यहाँ पर ये होम पेज से ना मैं यहाँ से नाउ नेविगेशन बार जो है वो कट करूँगा, एंड लेआउट के अंदर आके यहाँ पे चिल्ड्रन से पहले यहाँ पे मैं ऐड करूँगा इसको। देखिए, चिल्ड्रन के ऊपर ये चिल्ड्रन जो है ना, ये एक तरह से हमने इसको चिल्ड्रन को इंजेक्ट किया है। चिल्ड्रन मतलब क्या होता है, जो पेज इटसेल्फ जो है ना, पेज जो है खुद है ना, ये देखिए ये जो पेजेस है हमारे, वो चिल्ड्रन एक्चुअली होते हैं। एंड चिल्ड्रन को यहाँ पर डाल रहे हैं और उसके ऊपर अगर हम नेविगेशन बार रख रहे हैं और ये लेआउट के अंदर है, तो क्या हो जाएगा, हर एक पेज के लिए ये पूरा लेआउट रेंडर होता है और इसकी वजह से ये नेविगेशन हर एक पेज के ऊपर हमें दिखेगा। हालांकि हमने सब जगह पे नहीं डाला है, सिर्फ यहाँ पे डाला हुआ है, और फिर वो जो खुद पेज है वो यहाँ पे रेंडर होगा। इसका मतलब ब्लॉक के अंदर से ये भी अभी हम हटा सकते हैं यहाँ से। अभी देखिए हमारे पास नेविगेशन बार सिर्फ लेआउट के अंदर है, और अभी अगर इसको टेस्ट करते हैं हम यहाँ पर, तो ये कुछ एरर आ चुकी है, रेफरेंस एरर, लिंक इज़ नॉट डिफाइंड। हाँ, क्योंकि ये लिंक जो है ना, इसको हमें अभी करना पड़ेगा इंपोर्ट। सो इसको मैं ऐसे इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर नेक्स्ट लिंक से। एंड अभी आप देख सकते हो ये नेविगेशन बार आपको यहाँ पर दिखेगा। होम पे जाता हो तो यहाँ पर भी है, ब्लॉग के ऊपर जाता हो यहाँ पे भी है, सिंगल ब्लॉग पोस्ट के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे भी है, सारे पेजेस के ऊपर ये अभी आ जाएगा। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट है लेआउट की, और यहाँ पे हम सारी वो चीज़ें डालते हैं जो हमें हर एक पेज के ऊपर शेयर करनी है। अब Next.js के अंदर ना ये हो गया रूट लेआउट, इसके अंदर हम अलग मल्टीपल लेआउट्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लॉग सेक्शन के लिए अगर कुछ अलग से स्टाइल बनानी है, उसके लिए कुछ, उस सेक्शन के लिए अगर कुछ शेयर्ड चीज़ें हमें रखनी है, तो ब्लॉग के लिए एक लेआउट हम बना सकते हैं अलग से। तो ये थोड़ी सी एक एडवांस यूज़ केस है, आपको बस याद रखना है कि ये चीज़ें भी पॉसिबल है इसके अंदर। हमारे इस केस में हमारा एक लेआउट हमारे लिए इनफ है, जो कि हमारा ये रूट लेआउट है। ठीक है, सो इसको बंद कर लेते हैं। और हाँ, और एक चीज़ इसके अंदर रह गई दिखाना। देखिए लेआउट के अंदर अगर देखते हो ना, तो आपको और भी चीज़ें इसके अंदर दिखेगी, जैसे फ़ॉन्ट लोड करते हैं हम यहाँ पे, फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट के साथ में मेटा डेटा जो होता है ना, एसईओ के लिए हमें चाहिए होता है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह है। तो
ये मेटा डेटा जो है ये भी यहाँ पर हमारे पास है, जो कि हम देखिए यहाँ पे फ़ॉन्ट वगैरह हम बॉडी के ऊपर मतलब ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पूरे साइट के अंदर ये जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो यहाँ पे ऐड हो जाती है। ओके, सो ये एक चीज़ है, ये याद रखनी है। इसी के साथ में ग्लोबल CSS भी यहाँ पे हमने इंजेक्ट किया है। ग्लोबल CSS मतलब जो CSS फाइल होती है पूरे साइट के ऊपर हमें यूज़ होती है। तो टेलविन CSS हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये टेलविन CSS की जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी यहाँ पर है। आप देख सकते हो बॉडी का बैकग्राउंड कलर वगैरह हमें जो ब्लैक दिख रहा है, तो ये रूट लेआउट के अंदर हमने इंजेक्ट की है। इसकी वजह से क्या होता है कि पूरे साइट के ऊपर ये स्टाइल जो है वो अप्लाई होती है। ओके, तो ये हमारा लेआउट है। ओके, सो अभी जो हम देखने वाले हैं ये सबसे एक्साइटिंग पार्ट है इस क्रैश कोर्स का, जो कि है डेटा फेचिंग। और हमारे एप्लीकेशन के अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, डेटा के बिना हम एप्लीकेशन नहीं बनाते। सो डेटा फेचिंग करने का जो तरीका है ना, एक्चुअली मल्टीपल तरीके हैं। अगर आपने कभी रिएक्ट के अंदर काम किया है तो हम क्या करते हैं रिएक्ट के अंदर, लेट्स से कि ये हमारा ब्लॉग पेज है, तो यहाँ पर डेटा फेच करने के लिए आपने देखा होगा रिएक्ट के अंदर हम यूज़ इफ़ेक्ट वगैरह ऐसे यूज़ करते हैं, उसके अंदर डेटा फेच करते हैं। या फिर हम रिएक्ट क्वेरी यूज़ करते हैं, रिएक्ट क्वेरी की मदद से यहाँ पे डेटा फेच करते हैं, राइट। बट जब भी हम Next.js के अंदर काम करते हैं तो Next.js के अंदर ना सर्वर कंपोनेंट एंड क्लाइंट कंपोनेंट ऐसे दो चीज़ें हैं, दो कॉन्सेप्ट हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्वर कंपोनेंट एक्चुअली ये कोई Next.js के कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रिएक्ट के अंदर है। जो नए फीचर्स आए रिएक्ट के अंदर सर्वर कंपोनेंट्स, तो वो Next.js के अंदर इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो सबसे पहले ना ये समझ लेते हैं कि सर्वर कंपोनेंट क्या है। तो जो भी Next.js के अंदर कंपोनेंट होता है बाय डिफ़ॉल्ट ये सर्वर कंपोनेंट ही होता है। तो यहाँ पर ये जो कंपोनेंट हमने बनाया है तो ये भी एक सर्वर कंपोनेंट ही है। इसका मतलब ये सर्वर के ऊपर रन होता है। एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा ना डायग्राम के थ्रू समझते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। सो लेट्स से कि ये आपका Next.js है, ठीक है, ये Next.js एप्लीकेशन है। एंड Next.js के एप्लीकेशन के अंदर हमें पता है कि दो चीज़ें होती है। एक तो होता है हमारा क्लाइंट, है ना, क्लाइंट साइड, एंड दूसरी होती है सर्वर साइड, क्योंकि ये Next.js है। सर्वर इसमें होता है क्योंकि हम, आपको याद होगा हम Next.js जो है SSR भी करते हैं इसके अंदर, सर्वर साइड रेंडरिंग वगैरह, तो उसके लिए सर्वर हमें चाहिए होता है यहाँ पे। सो ये सर्वर और क्लाइंट है यहाँ पर। एंड लेट्स से कि हमें यही कंपोनेंट रेंडर करना है, पोस्ट है ना, इसके अंदर लिस्ट वगैरह है, तो उसके लिए समझ लेते हैं कि ये हमारा पोस्ट कंपोनेंट मतलब पोस्ट का डेटा है, ये रेंडर करना है। तो ये क्या होता है, ये सर्वर कंपोनेंट है, इसका मतलब सर्वर के ऊपर ये पूरा जो कंपोनेंट है ये रेंडर होगा, रन होगा। इसके अंदर जो भी डेटा फेच करना है, हमारे केस में यहाँ पे जस्ट हमने हार्ड कोड किया हुआ है। फिर ये HTML जो है JSX बेसिकली, उसके अंदर ये सारी चीज़ें, मतलब एक तरह का HTML ही यहाँ पे प्रिपेयर करना, वो काम हमारा सर्वर के ऊपर ही हो जाएगा। तो पूरा कंपोनेंट रेंडर होता है सर्वर के ऊपर, और फिर वो सेंड होता है क्लाइंट के ऊपर, और क्लाइंट के ऊपर फिर से ये ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले हो जाता है। अभी इसके अंदर और डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि इसके अंदर फिर वो रिएक्ट सर्वर पेलोड, रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट पेलोड एक कॉन्सेप्ट है। एक वीडियो हमने यहाँ पे बनाया है जहाँ पे हमने SSR CSR ये सारी चीज़ें डिस्कस की है, वो आप देख सकते हो अगर आपको डिटेल में देखना है कि कैसे सारी चीज़ें होती है। बट अभी के लिए हमें इतना समझना है कि सर्वर कंपोनेंट एंड क्लाइंट कंपोनेंट दो टाइप के होते हैं। सर्वर कंपोनेंट सिर्फ सर्वर के ऊपर रेंडर होता है एंड देन क्लाइंट के ऊपर जाके मतलब वो डिस्प्ले होता है। और इसी के साथ में और एक कंपोनेंट टाइप होता है इसके अंदर जो कि है क्लाइंट कंपोनेंट। अब क्लाइंट कंपोनेंट जो है ना, ये थोड़ा सा नाम इसका कंफ्यूजिंग है क्योंकि क्लाइंट कंपोनेंट सुन के हमें लगता है कि वो सिर्फ क्लाइंट के ऊपर ही रेंडर हो रहा होगा, बट एक्चुअली क्लाइंट कंपोनेंट क्या होता है, सर्वर के ऊपर पहले रेंडर होता है एंड देन फिर से क्लाइंट के ऊपर रेंडर होता है, 2 बार रेंडर होगा वो, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं। अब जैसे कि हमने देखा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सर्वर कंपोनेंट ही होते हैं, तो ये डिफ़ॉल्ट इसके अंदर कुछ चेंजेस हमने किए नहीं, तो ये सर्वर कंपोनेंट है। और उसकी वजह से हम यहाँ पे इसकी एक खासियत है, हम इस कंपोनेंट को एसिंक्रोनस बना सकते हैं। ये नॉर्मल रिएक्ट के अंदर ऐसे नहीं होता है, एसिंक आप कंपोनेंट नहीं बना सकते हो, लेकिन ये बना सकते हो क्योंकि ये सर्वर कंपोनेंट है। तो अभी एक काम करते हैं, डेटा फेचिंग हम देख रहे हैं ना, तो हम डेटा फेच करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वर कंपोनेंट के अंदर डेटा फेच करना एक मतलब रिकमेंडेड तरीका बताया जाता है नेक्स्ट के अंदर। तो ये अगर सर्वर कंपोनेंट है तो ये पोस्ट का डेटा एक काम करते हैं, हम किसी API के थ्रू
फेच करेंगे। तो उससे पहले डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि हमें डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना है एक्चुअली। सो यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पे ना फेचिंग डेटा नाम से एक डेडिकेटेड सेक्शन है इसके अंदर। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इसको भी थोड़ा सा देखें। सो इसके अंदर देखिए फेचिंग डेटा। तो यहाँ पे सबसे पहला तरीका इन्होंने बताया हुआ है कि सर्वर कंपोनेंट्स के अंदर डेटा कैसे फेच करते हैं। तो यहाँ पर हम फेच एपीआई यूज़ कर सकते हैं। ये फेच एपीआई एक्चुअली वेब एपीआईज है, ब्राउज़र के अंदर हम डायरेक्टली इसको यूज़ करते हैं। तो ये इसके अंदर भी चलता है, अभी Next.js के अंदर भी वो चलता है। तो देखिए क्या करना है, हमें जस्ट इस तरह से कॉल करना है इसको। मैं कॉपी करता हूँ फेच को और यहाँ पर लेके आते हैं, पेस्ट करते हैं। एंड ये जो है ना, इसको हम चेंज करेंगे। इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं जेसन प्लेस होल्डर, जस्ट एक फ्री एपीआई की सर्विस है, इसको हम यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर हमें पोस्ट चाहिए ना, तो पोस्ट के लिए इनके पास एक एंड पॉइंट है, देखिए ये वाला, जो कि 100 पोस्ट हमें देता है। सो इसको हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर लाके पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डेटा आ जाएगा एंड देन यहाँ पर हम जो पोस्ट है उसको इस तरह से data.json करके पार्स कर रहे हैं एंड ये हमारी सारी पोस्ट आ जाएगी, जिसको हम यहाँ पे रेंडर कर रहे हैं। जस्ट पहले हार्ड कोड किया था, अभी हम फेच कर रहे हैं थर्ड पार्टी सर्विस से। यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन के अंदर अगर ये Next.js है तो ये फुल स्टैक एप्लीकेशन भी इसके अंदर हम बनाते हैं। तो यहाँ पे मे बी DB कॉल भी आपका हो सकता है अगर आप डेटाबेस यूज़ कर रहे हो डायरेक्टली Next.js के अंदर, राइट। सो सेव करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा हमारे एप्लीकेशन के अंदर एंड ब्लॉक के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें लोड हुई है। अब इसमें से कौन सा टाइटल है, कौन सा बॉडी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना इसको स्टाइल करते हैं अलग से। सो ये जो H2 है, इसका टेक्स्ट जो है वो थोड़ा इंडिगो 500 करते हैं ताकि अलग से दिखे हमें टाइटल। तो ये देखिए टाइटल दिख गए एंड देन हमारे पास ये है बॉडी बेसिकली है। देखिए डेटा के अंदर आप देख सकते हो टाइटल एंड बॉडी है हमारे पास, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। चाहो तो आप थोड़ी सी बॉर्डर इसके अंदर डाल सकते हो। तो बॉर्डर के लिए यहाँ पे करते हैं क्लास नेम बॉर्डर एंड ये देखो बॉर्डर आ गई। हम थोड़ा सा इसको स्पेस भी दे सकते हैं, तो फ्लेक्स एंड यहाँ पे करते हैं गैप 4। तो ये ऐसे दिखेगा, लेकिन हमें चाहिए ऐसे लिस्ट चाहिए, तो मे बी फ्लेक्स रैप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो ये कुछ ऐसे दिखेगा, देखिए रैप हो गया ना, तो ऐसे। तो मुझे पता है आप मेरे से बेटर आप स्टाइल करोगे तो आप कर देना, ठीक है। यहाँ पे हमें स्टाइल के ऊपर फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है कि कैसे वर्किंग इसकी हो रही है। मे बी थोड़ा सा एक काम करते हैं, यहाँ पे ना स्पेस देते हैं अंदर से। सो यहाँ पे मे बी पैडिंग देते हैं पी। ये टेलविन CSS के क्लासेस है बाय द वे, इस तरह से। तो आप देख सकते हो ऐसे हमारी अभी लिस्ट जो है वो दिख रही है। देखिए सारे पोस्ट आर्टिकल्स जो है ये हमारे फेच हो गए एंड ये कहाँ से हुए हैं, ये हमारे हुए हैं उस थर्ड पार्टी सर्विस से। हमने हमारे देखिए ऐसे समझ लेते हैं कि ये API सर्विस है वो वाली, ठीक है, जेसन प्लेस होल्डर। सो ये सर्विस है और यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने उस सर्विस को कॉल कर दिया हमारे सर्वर कंपोनेंट से, राइट। ये हमारा लेट्स से कि ये हमारा सर्वर कंपोनेंट है और फिर ये कंपोनेंट यहाँ पे डेटा फेच कर लिया और सारा HTML वगैरह जो है वो सारा रेंडर हो गया एंड देन इसने इसको रिटर्न कर दिया क्लाइंट के ऊपर और ये हम यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं, ठीक है। सो ये हो रहा है यहाँ पे। अगर आप चाहो तो इसके अंदर एक चीज़ और देख सकते हो, नेटवर्क टैब के अंदर अगर जाते हो आप तो यहाँ पे एक्चुअली हम देख सकते हैं कि डेटा कैसे आया है हमारे पास। सो यहाँ पे अगर चलते हैं तो रिस्पॉन्स के अंदर देखना प्रॉपर HTML बन के यहाँ पे आपको दिखेगा, सारा HTML बन के ही सर्वर से आया है, राइट। सो ये है सर्वर कंपोनेंट। वापस चलते हैं एंड यहाँ पर देखते हैं, हाँ देखिए ये कुछ ऐसा हमने किया है। सो एक बार फिर से डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चलते हैं एंड देखते हैं कि और क्या है इसके अंदर डेटा फेचिंग के अंदर। तो ये हमने कर दिया था ऐसे। अब इसके अंदर देखना एक चीज़ ये है कि फेच रिस्पॉन्सेज आर नॉट कैश्ड बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ये कैशिंग का ये जो चीज़ है ना, ये पिछले वर्जन के अंदर उल्टी थी एक्चुअली, सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट कैश होती थी, लेकिन अभी इस नए वर्जन के अंदर ये फिर से उन्होंने हटा दिया है और बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये फेच का रिस्पॉन्स जो है
वो कैश नहीं होता है, मतलब ये जो फेच किया है ना हमने ऐसे इस यूआरएल से, ये जेसन, ये कैश नहीं होता है, पहले होता था। सो यहाँ पर आगे देखते हैं, बट हावेवर Next.js will pre-render the route and the output will be cached for improved performance। इसका मतलब जो HTML यहाँ पर है, जो हमें मतलब रेंडर होने के बाद जो बना है यहाँ पे, इन चीज़ों को Next.js जो है वो कैश करता है। देखिए यहाँ पर यही दिया हुआ है उन्होंने, हाँ यही दिया हुआ है। सो बेसिकली Next.js क्या करता है, जो भी आउटपुट रेंडर होने के बाद रेडी होता है उसको ये कैश कर सकता है। अगर आप फॉर सम रीज़न अगर आप चाहते हो कि ये कैश नहीं होना चाहिए, आपको हर बार फ्रेश डेटा चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन डाल सकते हो आपके फेच के अंदर। सो हमारे कोड के अंदर ये फेच जो रिक्वेस्ट की है ना, यहाँ पे आप एक्चुअली ये चीज़ ऐड कर सकते हो। देखिए इस तरह से कैश एंड कैश के अंदर नो स्टोर। तो Next.js क्या करेगा, हर बार जो नया डेटा है उसको फेच करेगा, कोई भी आउटपुट की कैशिंग वगैरह यहाँ पे नहीं करेगा, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो कि लॉग भी कर सकते हो आप इसको। और बाय द वे ये जो फेच होता है ना, इसको Next.js ने एक्सटेंड किया हुआ है, तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देख के वो अपनी जो कैशिंग स्ट्रैटेजी है उसको बेसिकली इंटरनली यूज़ कर रहा है, ठीक है। सो इसके बाद अब देखोगे यहाँ पे तो हम Next.js के अंदर ORM डेटाबेस डायरेक्टली यूज़ करना है तो वो भी ऐसे ही करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे API कॉल किया था, तो इसकी जगह आप डेटाबेस को भी डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। और बाय द वे ये जो चीज़ है ना, ये हमने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट बनाया है यूट्यूब के ऊपर, यहाँ पे लिंक आपको मिलेगी, देख लेना। उसके अंदर हमने ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये यूज़ किया है, ठीक है। सो ये भी कर सकते हैं इसके अंदर। अब दूसरा तरीका यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर भी डेटा आप फेच कर सकते हो। अभी तक हमने देखा था कि सर्वर पे फेच कर रहे थे, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि क्लाइंट के ऊपर भी हमें करना है, तो क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। यूज़ हुक है रिएक्ट का, वो हम यूज़ कर सकते हैं, बट सबसे पहले हमें समझना होगा कि क्लाइंट कंपोनेंट होता क्या है, राइट, Next.js के अंदर कैसे हम इसको बनाते हैं। तो उससे पहले ना और एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि क्लाइंट कंपोनेंट हमें चाहिए क्यों होता है। यहाँ पे तो सर्वर कंपोनेंट से सारी चीज़ें हो रही है, क्लाइंट कंपोनेंट क्यों चाहिए। तो देखिए क्लाइंट कंपोनेंट चाहिए होता है ना हमें, यहाँ पर आते हैं। क्लाइंट कंपोनेंट इसलिए चाहिए होता है कि जब भी आपको आपके एप्लीकेशन के अंदर इंटरैक्टिविटी चाहिए होती है, इंटरैक्टिविटी मतलब बटन है, बटन के ऊपर क्लिक करना है, या फिर कोई हुक यूज़ करना है, स्टेट स्टोर करना है, यूज़ इफेक्ट आपको करना है, इवेंट डालना है, राइट, इवेंट लिसनर होता है ना, या फिर कोई ब्राउज़र API यूज़ करनी है, लोकल स्टोरेज एक्सेस करना है ब्राउज़र का, तो उस केस में आप सर्वर कंपोनेंट नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि सर्वर के ऊपर ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, क्लाइंट कंपोनेंट यूज़ करते हैं, ओके। सो उसको अभी देखते हैं कि कैसे क्लाइंट कंपोनेंट हम बनाते हैं और कैसे उसके अंदर भी डेटा फेच करते हैं, वो भी थोड़ी सी एक चीज़ हम देखेंगे क्योंकि वो रियल प्रोजेक्ट्स के अंदर ज़रूरी होता है वो भी। अभी जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ कि क्लाइंट साइड जो है उसको कैसे हमें फेच करना है डेटा। सो एक काम करते हैं, ये जो पोर्शन है ना, यही डेटा को हम क्लाइंट के ऊपर मतलब क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर कैसे फेच करना है वो दिखाता हूँ। सो इस कंपोनेंट को सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर। सो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसको मैं कट करूँगा एंड यहाँ पर ब्लॉक के अंदर ना एक फोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट्स नाम से, एंड इसके अंदर बनाते हैं post.js, ओके। एंड यहाँ पे हमें ऐसे करना होगा पोस्ट बेसिकली, एंड यहाँ से वो जो हमने कट किया था वहाँ से, यहाँ से इसको रिटर्न करेंगे। अब ये जो कंपोनेंट है ना, ये इसको हमें सबसे पहले क्लाइंट के कंपोनेंट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखिए डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अगर देखोगे, यहाँ पे देखिए ये स्पेशल लाइन आपको यहाँ पर दिखेगी जो कि है यूज़ क्लाइंट, तो उसको हमें यहाँ पे ऐड करना होता है। मेक श्योर करना कि ये पहली लाइन हो आपके कंपोनेंट के अंदर। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो पोस्ट कंपोनेंट है ये अभी बिल्कुल क्लाइंट कंपोनेंट बन चुका है, ठीक है। सो इसके अंदर वो सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, बटन क्लिक करना है, ये करना है, स्टेट वगैरह है, ये सारी चीज़ें, ब्राउज़र APIs एक्सेस करना, ये सब यहाँ पे हो जाता है। सो बेसिकली प्लान ये है कि हमें इस क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर डेटा फेच करना है। तो रिएक्ट के अंदर हम कैसे करते हैं,
रिएक्ट के अंदर हम यहाँ पे यूज़ इफेक्ट करते हैं, फिर उसके अंदर फेच कॉल कर सकते हैं, एक्सियोस यूज़ करते हो तो वैसे डेटा फेच करते हैं, राइट। तो वो एक तरीका है। इसके अलावा और भी तरीके हैं जो कि अभी हम देखेंगे। तो मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लेके चलता हूँ एक बार और देखते हैं कि क्या इनका क्या कहना है, क्या रिकमेंडेड तरीका है। सो देखिए, देर आर 2 ways टू फेच डेटा इन क्लाइंट कंपोनेंट्स। ओके, एक है रिएक्ट यूज़ हुक। रिएक्ट यूज़ हुक का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हो। अज्यूम करके चल रहा हो कि आपको पता है रिएक्ट का यूज़ हुक जो है, राइट। और दूसरा है कम्युनिटी लाइब्रेरीज लाइक रिएक्ट क्वेरीज और SWR। रिएक्ट क्वेरी हम यूज़ करते हैं रिएक्ट के ऊपर, क्लाइंट के ऊपर डेटा फेच करने के लिए। तो वो तरीका आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका ना एक तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा जो कि है स्ट्रीमिंग डेटा विद द यूज़ हुक। इसका मतलब सर्वर कंपोनेंट से, ये जो सर्वर कंपोनेंट है हमारा, यहाँ से डेटा को स्ट्रीम करना डायरेक्ट क्लाइंट कंपोनेंट के ऊपर। समझ रहे हो आप? ये जो सर्वर कंपोनेंट है, यहाँ से डेटा को स्ट्रीम करना। यहाँ से पहले हम क्या कर रहे थे, पहले HTML को पूरा बना के ही भेज रहे थे, बट अभी क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर हमें डेटा चाहिए ना, तो सिर्फ डेटा को हम यहाँ से स्ट्रीम कर सकते हैं क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर और फिर यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। उसके लिए ये जो यूज़ हुक है वो रिकमेंड कर रहे हैं। तो क्या होता है उसके अंदर, देखिए 2 स्टेप्स है इसके अंदर। बेसिकली आप पहले क्या करते हो, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले जो आपका मेन कंपोनेंट है जो कि सर्वर कंपोनेंट, जहाँ से हमने चीज़ों को कट किया था, राइट है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से हमने कट किया था चीज़ों को। सबसे पहले तो उसको हम, उस कंपोनेंट को, क्लाइंट कंपोनेंट को हम यहाँ पे रेंडर करें। पोस्ट नाम से जो कंपोनेंट बनाया ना, इसको यहाँ पे हम रेंडर करें और इसको सस्पेंस बाउंड्री के अंदर रखना है, जिससे क्या हो जाएगा कि जो लोडिंग स्टेट वगैरह है वो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। क्योंकि स्ट्रीमिंग यहाँ पर यूज़ हो रही है तो उसकी, तब हम क्या करते हैं, सस्पेंस जो है, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको सस्पेंस क्या है रिएक्ट के अंदर वो पता है। ओके, सस्पेंस के अंदर रैप करते हैं। तो फॉल बैक यहाँ पे, जब तक डेटा रेडी नहीं है तब तक लोडिंग हमें दिखेगा, एंड देन डेटा जैसे लोड हो जाता है तो डेटा हमें दिखेगा। अब यहाँ पर आप और एक चीज़ देखोगे, इसके अंदर एक प्रॉप पास किया हमने हमारे क्लाइंट कंपोनेंट को। अब ये क्या है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखिए गेट पोस्ट नाम से एक मेथड है जो कि इन्होंने दिखाई नहीं है क्या है इसके अंदर, बट एक बोला है कि अवेट मत यूज़ करना। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ अवेट हम यूज़ करते हैं जब भी प्रॉमिस रिटर्न होता है, लेकिन बोला है कि अवेट यूज़ मत करना। इसका मतलब हम ऐसा समझ के चलते हैं कि ये एक प्रॉमिस होगा, ठीक है। प्रॉमिस हमें सर्वर के ऊपर से रिटर्न करना है और वो भेजना है हमें क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर। तो हमारे केस में प्रॉमिस सबसे पहले बना लेते हैं। तो ये जो है ना, इसको देखिए, इसको कमेंट किया था ना, ऐसे करते हैं और यहाँ पे मैं लेके आता हूँ, इसको करता हूँ कॉन्स्ट पोस्ट, या फिर इसको थोड़ा सा रीडेबल बनाते हैं हमारे केस में, ऐसे करते हैं, इसको प्रॉमिस नाम देते हैं। एंड ये जो फेच है ये भी एक्चुअली प्रॉमिस रिटर्न करता है, राइट। देखिए प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, लेकिन इसमें, इसके अंदर रिस्पॉन्स है, हमें प्रॉपर जेसन पार्स करके जेसन का प्रॉमिस भेजना है। तो यहाँ पे हम देन कर सकते हैं रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट जेसन। ऐसे जब भी करोगे तो जो मेन डेटा है आपका वो रिटर्न हो जाएगा, लेकिन ये देन जो है ना, ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो इवेंचुअली आपको ये जो प्रॉमिस है ना, ये प्रॉमिस ही है जिसके अंदर वो हमारी पोस्ट की पूरी लिस्ट है। और ये कहाँ पर किया है हमने, ध्यान से देखना, ये सर्वर कंपोनेंट है। सर्वर कंपोनेंट से हमें डेटा को स्ट्रीम करना है क्लाइंट कंपोनेंट के ऊपर, उसके लिए हम प्रॉमिस बना के उसको नीचे पास करते हैं क्लाइंट कंपोनेंट को, इस तरह से। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इस पोस्ट के अंदर ये जो क्लाइंट कंपोनेंट है, यहाँ पे ये जो प्रॉप है ना, इसको रिसीव करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसको पोस्ट को ना, इसको इस तरह से रीनेम करता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ज़्यादा ना रहे यहाँ पर। और यहाँ पर आते हैं और हम प्रॉप को रिसीव ऐसे करते हैं, राइट। ये प्रॉमिस हमें रिसीव हो जाएगा। यहाँ पर लॉग करके दिखाता हूँ मैं जल्दी से आपको। सो कंसोल लॉग प्रॉमिस, और देखते हैं कि क्या हमें रिसीव हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। एक बार पहले देख लेते हैं सारी चीज़ें सही है। हाँ, सस्पेंस हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो सस्पेंस ये आएगा यहाँ से रिएक्ट से, तो ये लिंक यूज़ नहीं हो रही, उसको हटा देते हैं एंड चलते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर। तो ये बोल रहा है पोस्ट इज़ नॉट डिफाइन, क्योंकि हमें पोस्ट को इंपोर्ट करना है, राइट। ये क्लाइंट कंपोनेंट है पोस्ट, इस तरह से हमने इंपोर्ट कर लिया, राइट, हमारा क्लाइंट कंपोनेंट। एंड अब देखते हैं पोस्ट इज़ नॉट डिफाइंड, अब कौन सा है ये,
यहाँ पर है क्या, हाँ ये जो है ना अभी के लिए एम्प्टी एरे करते हैं यहाँ पे, ठीक है, बाद में देखेंगे उसको डेटा। अब देखिए यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स देख रहा है, देखिए क्या है ये, रिएक्ट प्रॉमिस है, ये स्पेशल प्रॉमिस हमें रिटर्न होता है जो स्टेटस पेंडिंग है इसका। एंड यहाँ पर वैल्यू है, इसके अंदर आप देखिए डेटा है, प्रॉपर सारा डेटा है, जो हमारी पोस्ट की लिस्ट है, 100 रिकॉर्ड्स फेच हो रहे। तो ये प्रॉमिस हमें यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉमिस का डेटा गेट करने के लिए ये जो यूज़ हुक है रिएक्ट का, वो हम यूज़ कर सकते हैं, देखिए ऐसे। सो यहाँ पर लाते हैं इसको एंड यूज़ को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर ऐसे कर लिया, मेक श्योर करना कि यूज़ क्लाइंट पहली लाइन हो, ठीक है, ऊपर रखना है उसको सबसे। एंड यूज़ को हमने पास कर दिया, तो यहाँ पे हमें सारी पोस्ट हमारी मिल जाएगी। देन हम ये एरे हटा देते हैं, पोस्ट ऐसे कर लेते हैं, आपको चाहो तो लॉक करके भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए इसको ही लेके आते हैं यहाँ पर और पेस्ट करते हैं एंड सेव करते हैं। एंड अब देखते हैं, सो कैन नॉट एक्सेस पोस्ट बिफोर इनिशियलाइजेशन। ओके, ये क्या दिक्कत है, क्योंकि हमें प्रॉमिस पास करना है इसके अंदर, ना कि पोस्ट। एंड अब देखिए हमारे यहाँ पे 100 रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पर दिखेंगे, राइट, ये काम कर रहा है। लिंक जो है इसको हमें इंपोर्ट करना है क्योंकि वो एरर दे रहा है, लिंक जो है नेक्स्ट लिंक से, देखिए आ गया, 100 रिकॉर्ड्स हमारे आ गए और यहाँ पे दिख भी रहे हैं। अब ये जो डेटा है ना, ये सर्वर से स्ट्रीम हुआ है, कैसे पता, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको ना थ्रोटलिंग करके स्लो 4G के ऊपर डालता हूँ नेटवर्क को, एंड हमने सस्पेंस डाला हुआ है, याद है यहाँ पे सस्पेंस, और फॉलबैक क्या है, लोडिंग है। इसका मतलब हमारा कंपोनेंट लोड हो जाएगा सर्वर वाला ऑलरेडी, लेकिन जो क्लाइंट वाला कंपोनेंट है ना, इसके अंदर डेटा फेच हो रहा है। तो डेटा जब तक आ नहीं रहा है तब तक हमें आपको फॉलबैक दिखेगा, देखना यहाँ पे लोडिंग दिखेगा पहले। हाँ ये देखिए लोडिंग थोड़ी देर के लिए दिख रहा है, गायब हो रहा है। और नेटवर्क के अंदर भी अगर हम देखें ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि कैसे ये स्ट्रीमिंग हो रही है। तो ये बेसिकली इसके अंदर अभी एग्जैक्टली हमें ये देखिए लोडिंग हो गया, यहाँ पे पहले लोडिंग ही दिखेगा क्योंकि उतना ही HTML आता है, बाकी का डेटा स्ट्रीम होता है बाद में। ओके, सो ये एक तरीका है, इस तरह से आप डेटा स्ट्रीम कर सकते हो। और ये हमारे इस तरह से क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो हाँ, और एक चीज़ इसके अंदर ना जल्दी से देख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन हमारा बिल्कुल ना रहे कि ये क्लाइंट कंपोनेंट हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लॉक करके देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। तो आपको एक बार फिर से याद करके दूँ, जो सर्वर कंपोनेंट होता है वो सिर्फ सर्वर के ऊपर रेंडर होता है, एंड जो क्लाइंट कंपोनेंट होता है वो सर्वर के ऊपर भी होता है एक बार, एंड देन क्लाइंट के ऊपर होता है, ठीक है। तो हम एक बार उसको समझने के लिए ना, एक बार मैं सर्वर कंपोनेंट से शुरू करूँगा, दोनों को देखते हैं एक बार लॉक करके। एंड यहाँ पर करते हैं सर्वर कंपोनेंट, ये लॉक कर दिया मैंने, ठीक है। एंड इसको चलते हैं हमारे डॉक्यूमेंट, इसमें कंसोल लॉक के अंदर रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हो सर्वर लेबल यहाँ पर दिखेगा एंड सर्वर कंपोनेंट दिखेगा। क्लाइंट के ऊपर कहीं पे भी आपको क्लाइंट जो है लेबल नहीं दिखेगा, क्योंकि क्लाइंट के ऊपर वो हुआ ही नहीं लॉक, सिर्फ सर्वर के ऊपर, जो कि आप टर्मिनल के अंदर भी देख पाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सर्वर कंपोनेंट यहाँ पर दिखेगा। ओके, अब दूसरी चीज़ जो क्लाइंट कंपोनेंट है उसको देखते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, ये हमारा क्लाइंट कंपोनेंट हमने बोला है, राइट। तो यहाँ पे अगर console.log करते हैं क्लाइंट कंपोनेंट, ऐसे करते हैं, और यहाँ पर अगर मैं एक बार रिफ्रेश करूँ तो आप यहाँ पे देखोगे क्लाइंट कंपोनेंट। अब ये एक्चुअली क्लाइंट के अंदर, ब्राउज़र के अंदर लॉग हुआ है। बट इसी के साथ में यहाँ पर अगर चलते हैं टर्मिनल के अंदर, तो ये टर्मिनल के अंदर भी यहाँ पर आपको दिखेगा क्लाइंट कंपोनेंट लॉग हुआ है। इसका मतलब ये सर्वर के ऊपर भी होता है रेंडर एक बार, राइट। तो जो हमने डिस्कस किया था, सर्वर कंपोनेंट सिर्फ सर्वर के ऊपर, क्लाइंट कंपोनेंट सर्वर के ऊपर भी और क्लाइंट के ऊपर भी। ओके, सो ये एक फ़र्क है इसके अंदर, ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, वापस चलते हैं। मैं अभी इसको हटा देता हूँ, इसको बंद करते हैं, एंड इसको भी हटा देता हूँ और इसको भी बंद करते हैं। ओके, अभी ये हमने देखा कंपोनेंट कैसे रेंडर होते हैं। Next.js एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, तो अगर आपको REST APIs अगर क्रिएट करनी है Next.js के अंदर, जैसे हम Express.js के अंदर करते हैं, तो वो Next.js के अंदर पॉसिबल है।
तो उसको देखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले चलेंगे हम ब्राउज़र के अंदर एंड डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अगर हमें जाना है वापस यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पर है ये। सो यहाँ पे हाँ ये देखिए राउट हैंडलर्स एंड मिडलवेयर्स, इसको हमें देखना है। एंड इसके अंदर आप देख सकते हो कि जैसे हमने पेजेस बनाने के लिए page.js हम लिखते थे, APIs बनाने के लिए API राउट्स बनाने के लिए हम route.js ये कन्वेंशन यूज़ कर, कन्वेंशन नहीं एक्चुअली ये रूल है, मतलब ऐसे ही होना चाहिए तभी वो एक्सपोज हो जाता है पब्लिकली राउट। सो हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ कि /API/route ऐसा हमारा API बने, राइट। सो मैं एक काम करता हूँ, कोड के अंदर आके ना यहाँ पे एक फ़ाइल बनाते हैं जल्दी से, rest API.rest। ये बेसिकली हमारा ये क्या है, ये हमारा रेस्ट क्लाइंट है, जैसे पोस्टमैन हम यूज़ करते हैं, तो ये एक रेस्ट क्लाइंट नाम से एक एक्सटेंशन में यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी मदद से यहाँ से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं API एंड पॉइंट के ऊपर। सो हमारे केस में गेट रिक्वेस्ट है HTTP localhost 3000/API/ और लेट्स से कि पोस्ट ही हमें फेच करनी है, तो मैं ऐसे करूँगा /post, ऐसा एंड पॉइंट हमें बनाना है बेसिकली अभी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, /API के लिए फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा, API नाम से फ़ोल्डर, एंड देन पोस्ट नाम का फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा, एंड देन उसके अंदर हमें बनाना पड़ेगा route.js, तब हमारा एक राउट क्रिएट हो जाएगा। सो वापस आते हैं हमारे कोड के अंदर और यहाँ पे SRC के अंदर ऐप के अंदर API नाम का फ़ोल्डर बनाएंगे एंड इसके अंदर /post हमें करना है, राइट, URL। तो /post ऐसे कर दिया एंड एक्चुअली राउट बनाने के लिए route.js इस तरह से हम करेंगे, ओके। एंड उसके बाद क्या करना है, देखिए route.js के अंदर हमें बस एक ऐसे फंक्शन यहाँ से एक्सपोर्ट करनी होती है, async फंक्शन गेट। अब ये बहुत ज़रूरी है, देखिए इससे ये डिसाइड होता है कि आप गेट रिक्वेस्ट कर रहे हो कि पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हो। डेटा अगर क्रिएट करना है तो पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं, गेट फेच करने के लिए करते हैं, राइट। तो ये हमें करना है, ये टाइप स्क्रिप्ट नहीं है तो इसको हटा देते हैं और ये हमारी फंक्शन जो है ना, यहाँ से एक्चुअली हम डेटा रिटर्न करते हैं, ओके। तो यहाँ से आप मे बी DB कॉल करोगे या फिर कोई थर्ड पार्टी API जो हमने JSON प्लेस होल्डर को यूज़ किया था वहाँ से डेटा आप फेच करोगे, राइट। अभी के लिए एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंपल रखने के लिए ना, मैं ये जो JSON है हमारा, इसको ही 2 ऑब्जेक्ट्स यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ से इसको रिटर्न करते हैं, ठीक है। जस्ट इस तरह से एक ऑब्जेक्ट हमने इस तरह से ऐसे रिटर्न नहीं करते, अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे रखा है, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाके हमें देखना होगा कि क्या करना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सपोर्टेड HTTP मेथड्स है, ये सारी मेथड्स बेसिकली आपको जो मेथड की नाम होगा वो ये रखना पड़ेगा। अगर पोस्ट है तो पोस्ट, पुट है तो पुट, इस तरह से हमें ये देखना है कि कैसे हम रिस्पॉन्स रिटर्न करते हैं, राइट। ये ज़रूरी है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आप देख सकते हो रिस्पॉन्स, ऐसे हम जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर JSON नाम की जो मेथड है उसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक्चुअली वेब APIs है, ठीक है। ये हमें इस तरह से एक्सेस, हमें इंपोर्ट नहीं करना होता है उसको, आप डायरेक्टली इस तरह से इसको कॉल कर सकते हो। तो मैं रिटर्न करने की जगह ना यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर हाँ मतलब रिटर्न तो करना है लेकिन ये response.json ऐसे रिटर्न करना है एंड इसके अंदर वो एरे पास करूँगा मैं। देखिए ये वाला जो हमारा है ना, इसको ऐसे पास कर दिया। अब देखिए इस तरह से हम JSON डेटा रिटर्न करते हैं, ओके। अभी मैं आपको इसको रन करके दिखाऊंगा एंड देन हम देखेंगे कि रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या आता है। रिक्वेस्ट से डेटा अगर हमें गेट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं एंड करते हैं सेंड रिक्वेस्ट, एंड सेंड रिक्वेस्ट करते हैं तो अब देख सकते हो यहाँ पे वो जो हमने रिटर्न किया था वो एक्चुअली डेटा हमें यहाँ पे मिला है। तो ये है REST API, जो जैसे हम Express.js के अंदर करते हैं तो Next.js के अंदर हम ऐसे करते हैं, राइट। सो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे जो हमने क्लाइंट साइड जो स्ट्रीमिंग की थी डेटा की, अगर आप कभी कभी ये रिक्वायरमेंट होती है हमारी, यहाँ पे स्ट्रीमिंग नहीं करना है, मे बी यहाँ से हमें वो API एंड पॉइंट कॉल करके डेटा फेच करना है,
तो वो आप कर सकते हो। उसके लिए रिएक्ट क्वेरी या फिर जस्ट आपका जो यूज़ इफेक्ट है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इस एंड पॉइंट को, एपीआई एंड पॉइंट को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो और आपका डेटा जो है वो फेच हो जाएगा। ओके, सो ये आपकी है गेट रिक्वेस्ट एक्चुअली। एंड इसको मैं आपको लॉक करके अगर दिखाऊं, रिक्वेस्ट को सेव करते हैं एंड मैं एक बार इसको फिर से ट्रिगर करता हूँ, सेंड, एंड टर्मिनल के अंदर चलते हैं। तो आप देखोगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर है, जैसे कि मेथड कौन सी है, यूआरएल क्या है, हेडर्स कौन से है, वो भी आप गेट कर सकते हो, डेस्टिनेशन, तो सारे रिक्वेस्ट के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिलेगी। ठीक है, ये यूज़फुल ज़्यादा होता है जब भी आप पोस्ट रिक्वेस्ट करते हो। तो एक एग्जांपल उसका देखते हैं जल्दी से। सो फॉर एग्जांपल लेट्स यहाँ पर देखते हैं। देखिए हाँ, ये था ना, ये पोस्ट ऐसे अगर करना है हमें, तो मैं एक काम करता हूँ, एक नई रिक्वेस्ट यहाँ पे बनाता हूँ और यहाँ पर करते हैं, ये पोस्ट रिक्वेस्ट है एंड http लोकल होस्ट 3000 के ऊपर /API/post, इस तरह से मैंने कर दिया। एंड यहाँ पर बेसिकली हमें कुछ हेडर्स जो है वो पास करने होते हैं। तो ये कोई नेक्स्ट.js का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये रेस्ट क्लाइंट जो यूज़ कर रहा हूँ इसका सिंटैक्स है ये। सो यहाँ पे जेसन डेटा हम सेंड करेंगे, तो एप्लीकेशन जेसन एंड डेटा अभी के लिए जस्ट नेम मैं यहाँ पे सेंड करूँगा, है ना, जस्ट टेस्टिंग के लिए लॉक करके देखेंगे हम। अब अगर मैं इसको कॉल करूँ, यहाँ पे हमें 3 पाउंड्स देने पड़ेंगे, इस तरह से सेंड करते हैं, तो ये बोलेगा कि मेथड नॉट अलाउड, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा हाइड हो रहा होगा, बट ये 405 जो है ये रिस्पॉन्स हमें दे रहा है। ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि ऐसी मेथड एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारे सर्वर के ऊपर, राइट। इसको अगर बनाना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें करना होगा एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन एंड गेट नहीं, अभी यहाँ पे आपको पोस्ट लिखना है इस तरह से, एंड रिक्वेस्ट यहाँ पे हम रिसीव कर सकते हैं। एंड इस केस में अभी के लिए ना रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन, अभी के लिए मैं मैसेज यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ ओके नाम से, ठीक है। एंड यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है उसको मैं आपको लॉक करके दिखाता हूँ। सेव करते हैं एंड अभी अगर फिर से ट्राई करते हैं इसको, तो ये मैसेज ओके आपको दिखेगा, ये पोस्ट रिक्वेस्ट ही, ठीक है। एंड अगर लॉग अगर जाके देखें तो अभी आप देख सकते हो ये मेथड जो है इसके अंदर पोस्ट दिखेगी, मतलब रिक्वेस्ट हैंडल हो रही है। अभी क्वेश्चन ये है कि डेटा हम कैसे गेट कर सकते हैं। जो डेटा हमने पास किया है इसके अंदर, ये नेम राकेश जो है ना पोस्ट डेटा, वो अगर गेट करना है तो क्या कर सकते हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन हम थोड़ा सा देख सकते हैं। सो इसके अंदर देखना पड़ेगा, देखो पैरामीटर्स इस तरह से गेट करते हैं हम, कोई पैरामीटर है तो, है ना, ऐसे डायनामिक पैरामीटर होता है ना एपीआई जो भी बनाते हैं, तो वो हम CTX पैराम्स इस तरह से कर सकते हैं, बेसिकली सेकेंड पैरामीटर है इसके अंदर का, ठीक है, उसको देखेंगे। यहाँ पर हमें देखना है कि पोस्ट डेटा के अंदर चीज़ें कैसे हम गेट कर सकते हैं, मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट डेटा बेसिकली। सो एग्जाम्पल के अंदर कहीं पे है इसके बारे में, route.js इसको ओपन करते हैं, गेट है ये देखिए इस तरह से सारे मेथड्स पैरामीटर्स, ओके ऐसे कर सकते हैं। गेट पोस्ट हमें देखना है, पोस्ट, ओके एग्जाम्पल यहाँ पे गेट का है, पोस्ट का एग्जाम्पल क्यों नहीं है, रहेगा कहीं पे तो रहेगा। सो सारे एग्जाम्पल गेट के ही इसके अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। पोस्ट का हाँ ये देखिए यहाँ पर है एक एग्जाम्पल, इसके अंदर आप देख सकते हो कि रिक्वेस्ट के ऊपर .json मेथड जब भी कॉल करोगे तो डेटा आपको रिसीव हो जाता है जो भी हमने सेंड किया है क्लाइंट से। सो इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर चलेंगे एंड यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ, ये रेक मतलब ये वाली है request.json एंड मैसेजेस नहीं, हमारे केस में क्या है, हमारे केस में हमने ये ऑब्जेक्ट सेंड किया जिसके अंदर नेम है प्रॉपर्टी, तो ऐसे कर सकते हैं हम, देखिए नेम, राइट। एंड एक काम करेंगे अभी के लिए ना, उसी नेम को वापस सेंड करेंगे तो हमें यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ डेटा हमें रिसीव हो रहा है। सो यहाँ पर चलते हैं एंड करते हैं सेंड एंड आप देख सकते हो मैसेज राकेश जो हमने सेंड किया था वापस हमें मिला। ओके, सो
रियल एप्लीकेशन के अंदर आप क्या करोगे, इस डेटा को गेट करोगे, उसको वैलिडेट करोगे, देन आप में भी स्टोर इट इन डेटाबेस आप करोगे, ये सारी चीज़ें करोगे एंड फाइनली यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है वो सेंड करोगे। तो इस तरह से जो APIs है वो काम करते हैं Next.js के अंदर, और इस तरह से हम इनको बनाते हैं। ओके, सो ये हमारे API राउट्स हो गए। हमने कंपोनेंट्स देखे, सर्वर कंपोनेंट, क्लाइंट कंपोनेंट्स, डेटा फेचिंग देखी, API राउट्स कैसे बनाते हैं ये देखा हमने। अभी इसके अंदर ना और एक चीज़ है जो जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आई थिंक सर्च करते हैं, हमें मिडलवेयर्स के बारे में थोड़ा देखना है। सो मिडलवेयर अगर करते हैं तो यहाँ पे ये रिज़ल्ट आ जाएगा। मिडलवेयर बेसिकली क्या होता है ना, मिडलवेयर आपके जब भी आप रिक्वेस्ट करते हो सर्वर के ऊपर, तो रिक्वेस्ट आपके उस हैंडलर के अंदर पहुंचने से पहले जिस कंपोनेंट से गुजरती है उसको हम मिडलवेयर बोलते हैं। तो एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे अगर ये रिक्वेस्ट हम सेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट से सर्वर के ऊपर इस तरह से, तो सबसे पहले ये मिडलवेयर के ऊपर आएगी एंड देन ये रिक्वेस्ट जो है हैंडलर के ऊपर जाएगी। तो ये जो मिडलवेयर होता है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, जैसे ऑथेंटिकेशन चेक करना है या फिर कुछ हेडर्स के अंदर नए हेडर्स ऐड करने, मॉडिफाई करने हैं, रिडायरेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें हम मिडलवेयर के अंदर करते हैं। तो यूज़ केसेस आप देख सकते हो, क्विक रिडायरेक्ट करना है, किसी को रीराइट करना है ना, AB टेस्टिंग वगैरह, मॉडिफाई करना है हेडर्स को, तो ये चीज़ें करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि मिडलवेयर आपको यूज़ नहीं करना चाहिए डेटा फेचिंग के लिए, उसके अंदर कभी डेटा फेच नहीं करना चाहिए आपको, या फिर सेशन मैनेजमेंट जो है ना उसको भी आप कोशिश करिए कि आपके राउट हैंडलर के अंदर वो सारी चीज़ें हो जाए। इसका रीज़न ये है कि मिडलवेयर जो है ये टेक्निकली अगर आप वर्सल के ऊपर अगर डिप्लॉय करते हो इस एप्लीकेशन को, ठीक है, थोड़ा फ़र्क है, मैंने यहाँ पे डिस्कस भी की है ये सारी चीज़ें, ये वीडियो आप डिटेल में देख सकते हो कि वो एज नेटवर्क के ऊपर रन होता है आपका मिडलवेयर, ठीक है। तो वो एक बहुत ही लिमिटेड रन टाइम होता है जिसके अंदर ये जो लॉन्ग रनिंग चीज़ें होती है ना उसको हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक रीज़न है यहाँ पर, और इन्होंने ये मेंशन भी किया हुआ है हर एक जगह पर। तो कि बनाते कैसे, बेसिकली हम रूट फोल्डर के अंदर ना मिडलवेयर .ts इस तरह से एक फ़ाइल बनाते हैं एंड इसके अंदर इस तरह से एक फंक्शन बना के उसको एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर इस फंक्शन के अंदर जो भी आपको लॉजिक लिखना होता है, रिडायरेक्ट वगैरह, मॉडिफाई करना, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। एंड ये मिडलवेयर कौन से रिक्वेस्ट के ऊपर चलाना है उसके लिए आप यहाँ से कॉन्फ़िग रिटर्न कर सकते हो, मैचर उसके अंदर बोलते हो। फॉर एग्जांपल इस केस में /about और उसके अंदर कोई भी अगर आगे पाथ होगा तो उन सारे रिक्वेस्ट के ऊपर ये जो मिडलवेयर है ये अप्लाई हो जाएगा, बाकी के एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो कभी कभी होता है ना, हमें ये करना होता है कि कुछ प्रोटेक्टेड राउट्स बनाने होते हैं, तो एक चीज़ इसकी मदद से भी कर सकते हो कि कुछ राउट्स पब्लिक कर दिए लेकिन मैचर के अंदर आपने डाल दिए जो प्रोटेक्टेड राउट्स हैं, राइट। तो वो यहाँ पे कैच हो जाएंगे मिडलवेयर के अंदर, और आपका जो भी लॉजिक होगा JWT टोकन को वैलिडेट करना वगैरह वो आप कर सकते हो। ओके, सो ये एक मिडलवेयर है, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आपको, ये थोड़ा सा आप देखिए, इस पढ़िए, उसको थोड़ा सा ट्राई करिए ऑन योर ओन और देखिए कि कैसे काम हो रहा है, लॉग करके देखिए, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद और एक दो चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ जो कि आपको पता होनी चाहिए, वो है इमेज, ठीक है। जब भी हम इमेजेस यूज़ करते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर करते ही हैं, तो उसके अंदर इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इमेजेस अगर बड़ी है तो लोड होने में टाइम लगता है या फिर आपकी बैंडविड्थ खा लेंगे वो सारी, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, Next.js के अंदर हम इमेज कंपोनेंट हमें मिल जाता है जो आउट ऑफ द बॉक्स जो हमारी इमेजेस है उसको ऑप्टिमाइज़ करके देता है। तो हमेशा मेक श्योर करना कि आप Next.js के अंदर ये जो इमेज कंपोनेंट है उसको यूज़ करते हो। नॉर्मल HTML का इमेज नहीं यूज़ करना है, ये वाला आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई है कि साइज़ ऑप्टिमाइजेशन करना है या फिर विजुअल स्टेबिलिटी अगर लानी है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। इसी के साथ में और एक लास्ट चीज़ यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि है मेटा डेटा एंड OG इमेजेस। यहाँ पर अगर चलते हैं तो Next.js को यूज़ करने का एक रीज़न ये भी है कि SEO हमें जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है उसको
इम्प्रूव करना होता है। तो उसके लिए ना हम हर एक पेज के लिए मेटा डेटा वगैरह रहता है ना, मेटा टैग होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, ओजी इमेजेस होती हैं, तो उनको हमें डालना होता है। तो उसके लिए ये सेक्शन है, देखें यहाँ पे अगर आप देख सकते हो स्टैटिक मेटा डेटा अगर लगाना है तो इस तरह से आप मेटा डेटा बना के जो भी टाइटल है, डिस्क्रिप्शन, वो कर सकते हो। ये एक्चुअली हमने देखा है लेआउट फाइल के अंदर, राइट। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। लेआउट फाइल के अंदर अगर चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा, देखिए ये मेटा डेटा ऑब्जेक्ट, यहाँ से एक्सपोर्ट करना होता है एग्जैक्टली इसी नाम से। तो हमारे हर एक पेज के लिए इनफैक्ट अगर हम यहाँ पे चले तो यहाँ पर आप देखोगे, देखिए ऊपर आपको दिखेगा क्रिएट नेक्स्ट ऐप, ये है ना, ये एक्चुअली वो टाइटल है। एंड डिस्क्रिप्शन भी होगा इसके अंदर अगर हम इसका HTML इंस्पेक्ट करें तो। सो हेड के अंदर अगर चलते हैं तो यहाँ पे हेड के अंदर ये देखिए ये डिस्क्रिप्शन है, जनरेटेड बाय क्रिएट नेक्स्ट ऐप, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये हुआ लेआउट, मतलब ये पूरे एप्लीकेशन को अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ किसी पेज के ऊपर अलग से करना है, फॉर एग्जांपल ये जो पेज है ना, सिंगल पोस्ट, तो बहुत बार हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो भी पोस्ट का टाइटल होता है उसको हम बनाते हैं वो मेटा टाइटल जो है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए एक्चुअली उस पेज से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, वहाँ पे टाइटल आप चेंज करो तो वो ओवरराइड हो जाएगा उस पेज के लिए, ये वाला काम करेगा। ओके इसके थोड़ी सी एडवांस यूज़ केसेस भी है। अगर आपको प्रोग्रामेटिकली इसको फेच करके अगर ये सब करना है तो जनरेट मेटा डेटा इस टाइप की एक फंक्शन भी आती है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। मेटा डेटा को स्ट्रीम भी कर सकते हो, ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, इसके ऊपर ना एक अलग से क्रैश कोर्स ही बन सकता है। ये जो SEO है, बहुत सारे फीचर्स है इसके अंदर, राइट। सो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। और इसके अलावा लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, जो डॉक्यूमेंटेशन है इनका शुरू से लेके पढ़िए, बहुत सारी चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेगी। मतलब ये एक तरीका है Next.js को अच्छे से सीखने का, राइट। इसी के साथ में हम जल्दी ही एक नया Next.js का प्रोजेक्ट भी ला रहे हैं, तो सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो करके रखिए ताकि आप उस वीडियो को मिस ना करें। उसके अंदर हम ना प्रॉपर बहुत सारी चीज़ें, इसके अंदर हमने सर्वर एक्शंस जो है उसको अभी तक कवर नहीं किया है। सर्वर एक्शंस एक फ़ीचर है, उसको भी हम देखेंगे कैसे करना है। तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे, ठीक है, जुड़े रहिए आप। अभी इसके अंदर हमने देखा सर्वर कंपोनेंट, ये क्लाइंट कंपोनेंट, SSR, CSR, इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर उसको आपको सीखना है डिटेल में तो ये वीडियो आप देखिए जहाँ पे हमने इसके बारे में डीप डाइव की है। हैप्पी कोडिंग।